गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिवलज क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दिवलज जो है खास करके वे बच्चे जो आईआईटी और जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर जो है हम लोग बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो वो जो है बैच लॉन्च हो चुका है। 1 बाय 1 आप लोग को सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलने वाला है। मैं हूं धर्मवीर सर और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स जो है बिल्कुल एकदम जैसे कि मैंने वादा किया था कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक की फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे 1 बाय 1 आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं इस बात को वादा करता हूँ कि 1 बाय 1 जो है एक एक लेक्चर करके मैं छोटा से छोटा जीरो लेवल से लेकर के अप टू द बेस्ट लेवल तक मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1 बाय 1 जो है लेटेस्ट वीडियो आपको प्रत्येक एरे में एकदम मिलता रहेगा। तो आज जो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। अगर 11th के फिजिक्स की हम बात कर रहे हों जहाँ से सफ़र शुरू होता है तो यूनिट डायमेंशन जो है सबसे मुख्य चैप्टर हो जाता है। उसी में जो मेन हमारा चैप्टर का नाम होता है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हो जाता है। इसमें हम लोग फिजिकल दुनिया के बारे में समझ रहे होते हैं, साथ ही साथ हम लोग मेजरमेंट कैसे ले रहे होते हैं और उसके अंतर्गत जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। और यूनिट डायमेंशन मुख्य रूप से जेईई और मेंस के लिए आधारित हो जाता है, नीट के लिए आधारित हो जाता है। तो इसमें हम लोग यूनिट डायमेंशन में सवाल बहुत अच्छा करेंगे, किस प्रकार से जो है हम लोग डील करते हैं। तो सवालों को 1 बाय 1 से हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उस कॉन्सेप्ट को बना करके तभी मैं आगे उस पर चलूँगा। इसलिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देता हूँ। और ये जो लेक्चर है बिल्कुल एकदम बेसिक होने वाला है, जीरो लेवल का, जिसको बिल्कुल ही एकदम समझ नहीं आता होगा स्टार्टिंग से, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके आगे जो लेक्चर आपको मिलेंगे उसमें सवाल मिलेंगे। तो इसलिए ये जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन पर्पस से बनाया जा रहा है। यूनिट डायमेंशन का, फिजिकल वर्ल्ड का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि यूनिट फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट है क्या। तो देखिए, फिजिक्स का मतलब ही होता है कि बाह्य दुनिया को स्टडी करना। अगर आप नेचर की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप आसपास के चीज़ों को, घटनाओं को, इवेंट को, फिनोमेनन को स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ द नेचर। तो नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहा होता है उसके काउज को जानना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, साइंटिफिकली उन चीज़ों को समझना, वो कहलाता है फिजिक्स। अब यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि ज़रूरत पड़ता है हमें, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तो कुछ कुछ डेटा का हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप डेटा के कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस डेटा को मेजर करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ को मेजर करना हो तो एक इंची टेप आता है, उससे मेजर कर लेते हैं, या छोटा लेंथ हो तो स्केल लगा के मेजर कर लेते हैं, या उससे भी छोटा हो तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट है, स्फेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, वर्निंग कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट से छोटे छोटे लेंथ मेजर हो रहे होते हैं, थिकनेस मेजर हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं टाइम मेजरमेंट के लिए। इन सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। और चलिए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ। मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ के मतलब, जैसे यहाँ देख रहे होंगे चच्चा जो है यहाँ पे दूध दे रहे हैं, है ना। अब ये दूध दे रहे हैं चच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है ये गैलन रखते हैं। अब गैलन से नाप करके दूध दे देते हैं। अब चूंकि वो मेजरमेंट के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गैलन इस्तेमाल कर रहे हैं, या यहाँ पे जो उन्होंने एक कटोरा टाइप के रखा होता है, या एक नापने वाला यूनिट होता है जिसमें 500 ml या 1 लीटर का वो यूनिट होता है, उससे वो जो है इसमें डायरेक्ट दूध डाल देते हैं। तो ये एक तरीके का मेजरमेंट ही है कि आप एक बार फुल अगर इसमें दूध भर देते हो तो इसकी यूनिट 500 ml है, या इसकी यूनिट 1 लीटर है। इस प्रकार से आप वहाँ पे जितना बार रिपीट करोगे उतना बार आप मेजरमेंट लोगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ में मेजरमेंट ही कर रहे हैं, माप रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देख रहे हो तो यहाँ पर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है मास का। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो डिजिटल वाला मेजरमेंट आ गया है कि उस पर हम लोग तराजू उसको बोल रहे होते हैं, डिजिटल बैलेंस आ गया कि उस पर हम लोग सामान रखते हैं और ये क्या कर देता है, यहाँ पे लिख देता है कि कितना मेजरमेंट है। अब एक्चुअल में प्रेशर बेसिस पे काम कर रहा होता है, प्रेशर बेसिस पे चीज़ों को रिजल्ट के रूप में फिर उसको डिजिटलाइज फंक्शनिंग के जरिए, सर्किट के जरिए यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो चीज़ें है कितनी, वो एक अलग बात है। बट ये फंडामेंटल इस प्रकार से काम कर रहा होता है। तो ये भी एक तरीके का मेजरमेंट ही है कि आप मास को मेजर कर रहे हो, तो मास को मेजर करने के लिए आप तराजू का इस्तेमाल करते हो, या आपके पास इस प्रकार का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मास को मेजर कर रहे हो। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, मतलब लीटर में मेजर कर रहे हैं तो वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, या
इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे, अगर वो उस तरीके का औजार बना लिया उन्होंने कि इसमें भाई हम भरेंगे तो इतना से जो है हमारा 1 लीटर या आधा लीटर हो जाएगा। तो ये डेली लाइफ में हमारा चल रहा है। फिर अगर हम बात करें जैसे दर्जी साहब हैं, कपड़ा सिवाने कभी भी गए होंगे तो दर्जी क्या करते हैं, पूरा नाप लेते हैं ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं रिस्ट का, यहाँ से यहाँ तक। तो भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो वही कर रहे हैं, मेजरमेंट ही कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक फीता रख के देखते हैं कि शोल्डर का कितनी ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका हैंड कितना है, फिर कमर का साइज़ कितना है। तो ये सारा साइज़ के बारे में ये यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं दर्जी, टेलर जी। अगर यहाँ पे हम देखें तो पेशेंट जो है, मान के चलिए इनको बुखार लग गया या कुछ हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर इनका बॉडी का ऊपर नीचे है, तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर जो है हम थर्मामीटर इनके माउथ में लगाए हैं, ताकि ये बहुत जल्दी जो है मेजरमेंट को कैरी करे। इसे थर्मामीटर को आप अलग जगह पे भी लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर यहाँ लगा देते हैं, मुंह में नहीं लगाया तो, क्योंकि भाई साहब ये किसी के मुंह में जाएगा, फिर उससे किसी और के मुंह में जाएगा, तो इस प्रकार से सबके माउथ टू माउथ होते रहेगा। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, और यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब कहते हैं कांख में लगा लीजिए, है ना, तो यहाँ पर लगा करके जो है हम लोग उसको मेजरमेंट लेते हैं। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट इनके माउथ में लगा दिया है, ठीक है, इस बच्चे के माउथ में लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनकी टेम्परेचर जो है बता रहा होगा ये इंस्ट्रूमेंट, तो ये थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को बताने का काम कर रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर है, तो ये टेम्परेचर बता रहा है बॉडी का कि कितना होगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि डेली लाइफ में हम लोग बहुत जगह पे मेजरमेंट कर रहे होंगे। अमीन आता है तो ज़मीन नापने के लिए एक बहुत बड़ा फीता लेके आता है, या तो एक जरीब नाम का चीज़ बोलते हैं उसको, वो अमीन लेके आता है। और भी अगर बड़ी काम करने आते हैं तो उनका मापने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे आप, एंगल मेजर करना हो, तिरछा करना हो, इधर काटना हो, तो वो अलग अलग प्रकार से वो टूल्स रखते हैं और उनसे वो मेजरमेंट को ले रहे होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे चीज़, स्केल है हमारे लिए, है ना, जो स्टोन बॉक्स में स्केल देता है या बड़ा वाला होता है, तो वो जो है मेजरमेंट लेने का काम कर रहा होता है, कितना सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है। तो हमारे लिए नीड फॉर मेजरमेंट इन द फिजिक्स में आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा, फिजिक्स में क्यों जरूरत पड़ा मेजरमेंट लेने का। तो कहा जा रहा है कि देखिए फिजिक्स में इसलिए जरूरत पड़ा कि हम लोग जो भी फिनोमेना को देखते हैं फिजिक्स में, उसको स्टडी करते हैं। अब स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन लेते हैं। भाई साहब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अब मेजरमेंट जब लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। तो मेजरमेंट लेने के लिए जिस स्केल का यूज करा जाएगा तो कोई ना कोई स्केल रहेगा, है ना, लेंथ मेजर करना हो, मास मेजर करना हो, फोर्स मेजर करना हो, अलग अलग क्वांटिटीज को मेजरमेंट करना हो, तो हमें वहाँ पे जो है कोई स्केल लेना होगा, कोई यूनिट लेना होगा। इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई साहब लेंथ मेजर करना है तो ये मेजरमेंट ले लो, है ना, मीटर वाला ले लो, मास मेजर करना है तो केजी वाला ले लो, इस तरह से टाइम मेजर करना है, मतलब बटखारा, तराजू बटखारा ले लो, और टाइम अगर लेना है वहाँ पे मेजर करना है तो स्टॉप वॉच ले लेते हैं, या और भी आपका रिस्ट वॉच हो सकता है, तो ये लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल लाइफ में वेरिफिकेशन करने के लिए लॉज ऑफ द थ्योरीज एंड नीड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के लिए हम लोग की जरूरत पड़ता है कि भाई साहब अगर किसी चीज़ को समझना हो, बूझना हो, तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगा उसकी मेजरमेंट लेना, तभी हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट को समझ सकते हैं। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये बहुत पहला सवाल है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब ध्यान से सुनेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है। कह रहे फिजिक्स में वैसे क्वांटिटी, ठीक है, वैसे क्वांटिटी जिसको आप किसी न किसी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो, डेट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे क्वांटिटी जिसको आप यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आप मास, तो मास को आप यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो केजी, जैसे कि फोर्स को आप यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो जैसे कि न्यूटन, ओके, जैसे कि न्यूटन। ऐसे करके प्रेशर को पास्कल से इंडिकेट करते हो। तो कहने का मतलब है किसी ने क्वांटिटी को, अगर वैसे क्वांटिटीज जिसे मेजरमेंट के लिए हमें क्या चीज़ का जरूरत पड़े, किसी न किसी यूनिट का जरूरत पड़े, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। The physical quantity that can be measured and described by a number is called physical quantity। कह रहा है वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके और साथ ही साथ उसको नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हो, थोड़ा सा हम कह रहे हो ब्यूटी, है ना, या हम स्वीटनेस, थोड़ा सा समझे। अगर मैं कहूं कि ब्यूटी फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, किसकी सुंदरता कितना ज्यादा है या उसकी नंबर कितना है, क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। गरीबी क्या बता सकते हैं? रिचनेस, अमीरी,
कोई कितना अमीर है इसको क्या नंबर में बता सकते हो? नहीं बता सकते। कोई कितना सुंदर है इसको आप नंबर में बता सकते हो? नहीं बता सकते। कोई कितना स्वीट है, मीठा है कोई चीज, उसको क्या नंबर में बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये सब जो क्वांटिटीज, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकते, दीज आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकता। या नॉर्मल अगर हम आपसे बोलें कि अगर किसी शहर की जनसंख्या, ठीक है, सपोज डेट 5 लाख है, तो किसी शहर की जनसंख्या अगर 5 लाख है तो 5 लाख के बाद जो आ रहा है ना, वो जो है, ठीक है, उसमें यूनिट नहीं लगा हुआ है। तो यूनिट नहीं है, तो दिस आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। इसलिए ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या क्या रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा, उसमें यूनिट रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा, उसका यूनिट रहेगा, उसमें वैल्यू रहेगा, उसका यूनिट रहेगा, उसमें वैल्यू रहेगा और उसके साथ यूनिट रहेगा। जैसे मास का इतना केजी मास है, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, नंबर है, उसके साथ साथ वैल्यू है, उसके साथ यूनिट है। यहाँ पर लेंथ का नंबर है, मतलब वैल्यू है, उसके साथ यूनिट है। एरिया का वैल्यू है, उसका यूनिट है। टेम्परेचर का वैल्यू है, उसका यूनिट है। तो वैसे क्वांटिटी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक नंबर के जरिए और साथ ही साथ उसमें आप यूनिट भी बता रहे हो, those are known as the physical quantities। इसीलिए मैंने कहा कि मास, फोर्स, प्रेशर, इन सब का एक यूनिट होता है और साथ ही साथ आप क्या करते हो, इसको एक नंबर के जरिए भी दिखाते हो कि 2 kg, 10 kg, 50 kg, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, पास्कल, मतलब कितना पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो ये सारा जो क्वांटिटीज है, दीज आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज है जिसको आप नहीं दिखा सकते, दैट इज नोन एज द ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोल सकते हैं, मतलब वो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल बोल सकते हो, दैट इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की बात कर रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? तो भाई साहब फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज हैं जो अपने मीनिंग खुद पे डिपेंड करते हैं, खुद का डिफिनेशन उनके लिए काफी होता है, दैट इज द नोन एज फंडामेंटल। फंडामेंटल खुद पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड एनी अदर द फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते हैं। देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनका मेजरमेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो क्वांटिटीज होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे मास, मास का हो जाता है केजी। जैसे लेंथ, लेंथ का हो जाता है मीटर। जैसे टाइम, टाइम का हो जाता है सेकेंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और मैं 3 लिख देता हूँ। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर। ठीक है, 4/5। एक हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडिला। और एक हो गया कैंडिला, ठीक है, और एक हो गया आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ, एक मिनट थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, दिस इज मोल। तो कहने का मतलब यह है कि ये 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको आप फंडामेंटल कहते हैं। दीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये सातों जो क्वांटिटीज हैं ये किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। ये खुद से अपने मीनिंग के लिए अपने आप पे डिपेंड करते हैं। तो दीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हो डिराइव्ड क्वांटिटीज का, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जो जिसका मीनिंग किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। अगर किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, दोज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द अदर मोर देन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब वैसे क्वांटिटी जो किसी अपने मेजरमेंट के लिए किसी 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज पे डिपेंड करता हो, दोज आर नोन एज द फिजिकल, दोज आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जैसे एरिया हो गया, एरिया 2 मीटर पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे वॉल्यूम लेंथ पे, ब्रेथ पे और हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे स्पीड, तो स्पीड जो है ये डिस्टेंस बटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो क्वांटिटीज हैं दीज आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज बिकॉज इट डिपेंड्स मोर देन वन क्वांटिटीज ऑन अदर क्वांटिटीज, है ना, दूसरे क्वांटिटीज पे एक या एक से अधिक पे डिपेंड कर रहा हो, दैट इज नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज।
अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट। अब हम लोग समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको मेजर करने के लिए उसके साथ यूनिट लगाना पड़ेगा। अब जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे तब तक डिफाइन नहीं हो पाएगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का उसका एक अपना अपना यूनिट होता है। अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसके साथ अपना एक मेजरमेंट होता है, वो यूनिट होती है। द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हो, जो पैमाना यूज करते हो मेजर करने के लिए, वो जो पैमाना है वो क्या कहलाता है, उसका यूनिट कहलाता है। जैसे आप लेंथ को मेजर करना हो, लेंथ के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है इंच, कोई इस्तेमाल कर रहा है फुट, कोई इस्तेमाल कर रहा है मीटर, तो दीज आर नोन एज द यूनिट। अब ये कौन सा यूनिट है वो हम लोग अलग बात करेंगे, बट सब के सब यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का है। वैसे अगर हम बात करें मास की, तो मास को अगर ध्यान से देखें तो मास पाउंड है ना, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में भी मेजर करते हैं, ग्राम नहीं लिखा हुआ चलिए ग्राम में भी मेजर करते हैं। और भी मास के बड़े बड़े या छोटे छोटे यूनिट्स हो सकते हैं। दीज आर द यूनिट्स। यूनिट का मतलब ही होता है कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिस रूप में व्यक्त कर रहे हो, जहाँ पे जिस यूनिट जिस भी स्टैंडर्ड में उसे दिखा पा रहे हो, दीज आर नोन एज द मेजरमेंट यूनिट। ओके, अब अगर हम बात कर रहे हो टाइम की, तो टाइम की मेजरमेंट के लिए आवर होता है कि 2 घंटा हुआ कि 4 घंटा हुआ, मिनट होता है कि कितना मिनट से आप लगे हुए हो, सेकंड हुआ कि कितना सेकंड का टाइम चल रहा है। तो डेट मीन्स कि आप ये वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, ऐसा नहीं है। डे हो गया, टाइम हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, दिज ऑल आर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये मेजरमेंट ऑफ टाइम है। वैसे टेम्परेचर का देखा जाए तो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सब इस्तेमाल होता है टेम्परेचर के लिए। रोमर है, रैंकाइन है, तो ये सब इस्तेमाल होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो दीज आर द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू द मेजर द लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। अलग अलग यूनिट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यूनिट की अलग अलग वेराइटी हो जाती है ना, यूनिट की अलग अलग वेराइटी हो जाती है। जैसे एक होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये होता है कि आप यूनिट को किस सिस्टम में लिख रहे हो। अब जिस सिस्टम में, जिस पद्धति में उसको लिखोगे वो सिस्टम कहलाएगा, दैट इज द सिस्टम ऑफ द यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट एक होता है सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दिस इज नोन एज द सीजीएस। अब सीजीएस सिस्टम क्या होता है? तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, हो गया, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, मतलब मास किसे मेजर करते हैं? ग्राम में, सी जी एस, एस फॉर सेकंड, तो टाइम किसे मेजर करते हैं? सेकंड में। तो डेट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीजीएस सिस्टम में है, सी जो सेंटीमीटर है वो लेंथ के लिए है, ग्राम जो है वो मास के लिए है, और सेकंड जो है वो टाइम के लिए है। तो LMT, एल मतलब लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सेंटीमीटर, फिर इसके बाद क्या आता है? ग्राम, और इसके बाद आता है सेकंड। तो दिस सिस्टम इज नोन एज द सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पर अगर सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें, ये सिस्टम जो है फ्रांस का सिस्टम है, इसीलिए इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस, तो फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए फ्रेंच सिस्टम भी है। इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, गॉस के द्वारा दिया गया है तो गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। और इनका कहना है कि सेंटीमीटर, ग्राम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इसी फंडामेंटल यूनिट के आधार पर जो है आप आगे की क्वांटिटीज को लिखोगे। तो दिस इज इट इज वेरी यूज्ड। ऐसा नहीं है कि सीजीएस यूज नहीं होता है, बहुत जगहों पे सीजीएस इस्तेमाल होता है। सीजीएस यूनिट में बहुत सारे डेटा लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि सीजीएस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना पे ही देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो एमके सिस्टम है। एमके सिस्टम जो है, दिस एमके सिस्टम, ये भी जो है फ्रांस का दिया हुआ सिस्टम है, ओके। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, दिस इज द फ्रेंच सिस्टम। और पीछे वाला जो सिस्टम था यहाँ पे, ये गैसियन सिस्टम कहलाता है, लेकिन दिया हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रांस में ही पहली बार, और ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रांस में ही अगर देखा जाए तो। और इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में। तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो इस प्रकार से जब हम मेजर करते हैं तो दिस इज नोन एज द एमके सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस
in the this system was also introduced in France, and it is also known as the French system of the units. It is based on meter, kilogram and second एज द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेंथ का फंडामेंटल किलोग्राम, मास का यहाँ पे हो गया, सॉरी लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया किलोग्राम, और इसके बाद टाइम का हो गया सेकंड। इस प्रकार से हम लोग यूज कर रहे होते हैं। दिस इज नोन एज एमके सिस्टम। आगे बात करते हैं एफपीएस सिस्टम का, फूड पाउंड सेकंड सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये सबसे पहले ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस करा था। दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम, इट इज द ब्रिटिश सिस्टम। और ये क्या होता है इसमें कि आप मास को फुट में मेजर करते हो, और लेंथ को पाउंड में करते हो, और टाइम को किस में करते हो, सेकंड में। तो मास को फुट में कर रहे हो, है ना, जिसको आप फिट बोलते हो, फुट का प्लूरल फिट। और इसके बाद एल जो है लेंथ का, आप क्या बोल रहे हो, लेंथ का जो है यहाँ पे पाउंड हो गया। एक मिनट, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिखा गया है, सॉरी उल्टा लिख दिया है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। 1 मिनट, हाँ माफ करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ। तो F फॉर फुट है, और फुट होता है लेंथ का, और P फॉर पाउंड है, पाउंड होता है मास का, और S सेकंड है, वो होता है टाइम का। ठीक है, तो दिस इज LMT, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ का हो गया फुट, मास का हो गया पाउंड, और टाइम का हो गया सेकंड। जैसे आप जब केक उक लेने जाते हो तो वहां पे जो है बोलते हो कि 1.5 पाउंड के केक दीजिए, 2 पाउंड 2.5 पाउंड के केक दीजिए। तो केक का वजन होता है, दैट इज द मास, है ना, दैट इज द मास। तो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाउंड, और 1 पाउंड लगभग आधा केजी के बराबर होता है। आधा केजी से स्लाइटली कम होता है, 490 ग्राम के आसपास होता है। तो स्लाइटली कम होता है अगर देखा जाए तो 1 केजी का उतना मास हो जाता है, 1 केजी का, 1 पाउंड का। तो इसीलिए मैं पाउंड जो बोल रहा हूँ वो पाउंड मास का यूनिट है। ये ज़्यादा यूज होता है ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम का एग्जाम्पल है। इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ का जो फंडामेंटल हो जाएगा वो फुट हो जाएगा, मास का जो फंडामेंटल हो जाएगा वो पाउंड हो जाएगा, और टाइम का जो फंडामेंटल क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एफपीएस सिस्टम काम करता है। आगे नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा वैरायटी में है। मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के मुख्य हिस्सों की अगर हम बात करें तो सभी जगहों पे एसआई सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हमारे यहाँ हो, और भी जगहों पे एसआई सिस्टम का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो ये ज़्यादा यूज होने वाला हमारा सिस्टम है एसआई सिस्टम। ये सबसे पहले 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स का मीटिंग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इंटरनेशनल यूसेज। इंटरनेशनल यूसेज का एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में सारे देशों के लगभग वरिष्ठ लोग जो है वहाँ पे वैज्ञानिक उपस्थित थे, और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स एंड मेजर्स को लेकर के। उसी में इस बात को रखा गया था क्योंकि सभी लोग अलग अलग मेजरमेंट कर रहे थे। फ्रांस वाला अलग कर रहे थे, ब्रिटेन वाले अलग कर रहे थे, यूएस वाले अलग कर रहे थे। तो सबके मेजरमेंट को मिला करके एक अगर नहीं बनाया जाएगा तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, सभी का ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ी होगी। तो इस वजह से सब लोग जो है थोड़ा एक यूनिट पे ला करके सब चीज़ों को रख दिया, ताकि समझना और समझाना चीज़ों को मुश्किल ना रहे, वो आसान हो जाए। इसलिए ऐसा सिस्टम का बनाया गया ताकि सभी लोग इस सिस्टम का यूज करें और सभी लोग इसमें डेटा में समझ पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड अब्रेटेड एज द एसआई सिस्टम। इट इज द फ्रेंच सिस्टम, इट इज ऑल्सो द फ्रेंच सिस्टम। तो ये भी एक फ्रेंच सिस्टम ही है। द एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इसके साथ जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट हमने अभी पढ़ा 7, वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स किसके थे, वो एसआई सिस्टम के ही थे। तो हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट आज पास 7 पढ़ते हैं वो फंडामेंटल यूनिट किसके हैं, एसआई सिस्टम के ही हैं। एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इसके और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाए गए। एक को बोला जाता है रेडियन और दूसरा को बोला जाता है अस्टेरेडियन। तो एक हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट में, एक का कहानी है, नाम है रेडियन और दूसरा का नाम है अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, तो ये 2 यूनिट बनाए गए, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट बाद में। तो इस प्रकार से जो है एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में। वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, जिसके बारे में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने जो बताया, उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट क्या है थोड़ा सा समझते हैं सिंबल के साथ। तो फंडामेंटल यूनिट जैसे लेंथ का हो जाता है मीटर, और इसका हो जाता है स्मॉल एम।
मास, मास का हो जाता है किलोग्राम, दिस इज स्मॉल के स्मॉल जी। टाइम का हो जाता है सेकेंड, स्मॉल एस से सिंबल करते हैं इसका। टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, इसको हम लोग के से लिखते हैं कैपिटल। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाता है कैंडेला, दिस इज सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं मोल, दिस इज एमओएल। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज और these are their units, तो these are fundamental units and these are the symbols of the units, तो ये इनके यूनिट्स हैं। तो इस प्रकार से जो है यूनिट्स यहाँ पे लिखा गया है फंडामेंटल क्वांटिटी का। अब बात आती है कि कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने सीखा है उस फंडामेंटल क्वांटिटी का थोड़ा सा समझने के लिए इसका डेफिनेशन को जानना जरूरी है, तब आपको बेहतर समझ बनेगी कि इस फंडामेंटल क्वांटिटी को कहते कैसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या कि मीटर है क्या। तो मीटर को अगर डिफाइन करना हो तो मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इतना। कह रहा है कि लाइट की जो रफ्तार है वैक्यूम में, उसका 1 सेकंड का अगर मैं इतना भाग करूं, 1 सेकंड का कितना भाग करूं, 1 2 9 3 9 2 4 5 8, अगर मैं 1 सेकंड का इतना भाग कर दूं, ठीक है, 1 मिनट 29 है ना, 299 299, ठीक है, 299 792 299 792 299 792 458 458, ठीक है, 299 792 458। तो ये जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ, अगर 1 सेकंड को मैं इतना भाग में कर दूं और इतना सेकंड में यदि मैं लाइट के द्वारा चला गया डिस्टेंस निकाल लूं स्पीड इनटू टाइम करके, तो वो जो डिस्टेंस कहलाएगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज द 1 मीटर। अब बात यहाँ पर ये है कि एक सेकंड का इतना फ्रेगमेंट कैसे किया जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये रटने के लिए है, इसका कोई आगे एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि 1 सेकंड का इतना भाग करके समझना, दिस इज टू टफ, ठीक है, इतना भाग करके समझना वो भी इस प्रकार से, वो बहुत ज्यादा टफ है। तो 1 मीटर को आप याद रख सकते हो डेफिनेशन वाइज, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ के रख सकते हो, लेकिन इसका ज्यादा आपके जीवन में उपयोग नहीं होने वाला कि कैसे आप इसको निकालोगे। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क कि इसको आप कैसे निकालोगे 1 मीटर को। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हो किलोग्राम का। तो सेकंड जो था मास, मास कैसे यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम किसको कहते हैं, ये थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या कि देखो 1 किलो किसको बनाया गया, 1 किलो का जो बटखारा आता है आपके मार्केट में, वो 1 केजी के बटखारा कैसे डिसाइड करता है कि यही 1 केजी है। तो क्या देखो कैसे डिसाइड करते हैं। हुआ क्या कि इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स, एक संस्था है IBWM। IBWM जो है एक संस्था, इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजरमेंट, ये संस्था क्या करती है कि तय करती है, दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को आपस में बुलाती है, बुला करके डिसीजन लगवाती है और उन पे जो है अपना एक नया वो जो भी निष्कर्ष निकलता है वो उस दुनिया के सामने रख देती है। उन्होंने 1 केजी के चीजों को कहा कि 1 केजी आप किसको बोलोगे, तो उन्होंने क्या करा कि प्लैटिनम इरिडियम का एक एलॉय लिया, एक एलॉय है जो प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ है। इस एलॉय को उन्होंने जो है एक शेप में लिया, सिलेंड्रिकल शेप में, और उस सिलेंड्रिकल शेप में रख दिया वहां पे, ठीक है, और उसी का नाम दे दिया कि देखो भाई ये 1 केजी है। अब मान लो कि प्लैटिनम इरिडियम का मैं एक मेटल एलॉय लिया हूँ, उस एलॉय की साइज मान लो जितना भी रखा हुआ है, उस साइज को हम एक स्टैंडर्डाइज करके रख दिए कि देखो दुनिया अब इसी की जो साइज है, इसकी जितना वेट बराबर करके आ रही है, उसी के इक्विवेलेंट में दुनिया में सभी जगह 1 केजी होंगे। तो 1 केजी का मतलब ये है, तो 1 केजी थोड़ा सा समझ आया था कि अच्छा मतलब एक चीज है जिसको रख दिया गया है, कहाँ पे रख दिया गया है, पेरिस में। कौन रखा है, IBWM। और दुनिया वाले उसे कैसे फॉलो कर रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं कि भाई साहब यही जो वेट जितना इसका आएगा, इस चीज का प्लेटिनम इरिडियम में जो रखा हुआ है ना, इसका आप सब लोग जो है इतना ही क्वांटिटी के चीजों को आप 1 केजी बोलोगे, तो पूरा दुनिया में हम लोग 1 केजी उसको बोल रहे हैं। ये जनरली कुछ ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे कि कांच के बना हुआ है, किस प्रकार से बोतल है, और इसके अंदर भी एक इस प्रकार से एकदम सुरक्षित रखा हुआ है सील टाइप का, और इसी के अंदर ये रखा गया है प्लैटिनम इरिडियम धातु को, और ये मेटल यहाँ पे रखा गया है, और इसी की जो वेट है दिस इज 1 केजी है। तो 1 केजी इसी का द्रव्यमान है,
और यही 1 kg दुनिया के सभी लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उसको निकाल के दिखाया गया है, दिस इज द प्लेटिनम इरिडियम धातु। तो इस प्रकार से जो है ये 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी से हम लोग बैलेंस की मदद से बाकी के जो भी हम लोग जो भी बटखरा बनाते हैं, जो भी माप तौल के हमारे पास वस्तुएं हैं जो 1 kg को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसी के इक्विवेलेंट होते हैं, इसी के मास के इक्विवेलेंट होते हैं, जो इतना ही बता रहे होते हैं। तो दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द सिलेंडर प्लैटिनम इरिडियम एलॉय व्हिच रिप्रेजेंट्स द 1 kg प्लेस्ड इन पेरिस, पेरिस में रखा हुआ है। अब तीसरा बात करते हैं सेकंड, मतलब टाइम। भाई साहब टाइम, टाइम का डिफिनेशन क्या होगा? अब ये भी थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन ये समझ आ जाएगा। टाइम किसको हम लोग कह रहे होते हैं कि 1 सेकंड का टाइम क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक धातु यहाँ पे है सीजियम, ठीक है, सीजियम 133 है। सीजियम 133 से जब रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन होता है, तो उसमें से बहुत सारे एटम्स वहाँ पे रेज निकल रहे होते हैं, एटम्स नहीं बोलेंगे, रेज निकल रहे होते हैं, और उस रेज जो है ऑसिलेट कर रहे होते हैं, एक तरह से कहेंगे। तो 9192631770 ऑसिलेशंस करने में जितना टाइम लगाता है, कह रहा है 1 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द 9192631770 ऑसिलेशंस ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सीजियम 133 एटम। कह रहा है कि सीजियम का 133, मतलब ये बता रहा है उसका उसके बारे में, क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में, कि सीजियम के 133 जो आइसोटॉप्स हैं वो जो हैं उससे अगर लाइट इमिट हो रहा है तो निकलने वाला लाइट का जो ऑसिलेशन है वो अगर 9192631770 ऑसिलेशंस है, तो उतना ऑसिलेशंस में जितना टाइम लग रहा है, दिस इज नोन एज 1 सेकेंड। अब भाई साहब इस ऑसिलेशंस को काउंट करने के लिए भी हमारे पास सेटअप होना चाहिए, जिसे हम नहीं समझ सकते, है ना। हमारे पास सेटअप होना चाहिए। 1 kg की वस्तु को हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा 1 kg का है, मतलब ये हम किसी चीज़ पे रखें, मतलब मान लो हमारे पास कोई वेइंग मशीन है, उस पर रखे तो समझेगा हाँ इसी के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स 1 kg, या सिंपल बैलेंस बना के समझ लेंगे 1 kg। लेकिन ये निकालना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। इसके लिए हमें सेटअप चाहिए, इतना ऑसिलेशंस काउंट करना चाहिए, और काउंट करके जो टाइम आएगा वो टाइम होगा 1 सेकेंड। तो आप इसको रट के याद रख सकते हैं, ठीक है, यही इसका यूज है कि आप रट के इसको याद रख सकते हैं, और क्या ही करेंगे। नेक्स्ट है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आगे जो क्वांटिटीज हैं उसमें से जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज से 2 और क्वांटिटीज बनाए गए, जिनको हमने बोला कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। जैसे रेडियन, रेडियन क्या होता है? तो रेडियन कहा जाता है कि ये प्लेन पर बना हुआ एंगल होता है। आप जैसे ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पढ़े होंगे, तो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेटरल हो गया, और भी जितने भी फिगर्स आपने पढ़ा है 2 डायमेंशनल, उसमें देखा होगा कि वहाँ पे 2 लाइन जैसे ही आ रही है, 2 साइड जैसे ही आ रही है, उसके बीच में इंक्लाइनेशन हो रहा है, उस इंक्लाइनेशन में क्या बोल रहे हो आप? एंगल बोल रहे हो। यहाँ पर भी अगर प्लेन में 2 रे अगर आ रहे हैं, तो इन दोनों रे के बीच में जो इंक्लाइनेशन बन रहा है, दिस इज नोन एज एंगल। और अगर चूंकि ये प्लेनर फिगर है, तो प्लेन पे बनने वाले एंगल को जो है हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। तो दिस इज द प्लेन एंगल, दिस इज द प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है, दिस इज द रेडियन, तो दिस इज नोन एज रेडियन। आप इसको डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हो, बट एसआई यूनिट इज द रेडियन, सो वी यूज द एसआई यूनिट। अब एक रेडियन कहलाता क्या है? कहता है रेडियन कहते किसको है? तो कह रहा देखो रेडियन कहना कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियन किसको कह रहे हैं? कह रहे थीटा जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक L और डिवाइड बटा R होता है, L डिवाइड बटा R होता है, जहाँ L क्या होता है? आर्क लेंथ होता है, दिस इज द आर्क लेंथ, दिस इज द आर्क लेंथ, और जो R है दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। और L और R का जो रेशियो है ना, दिस डिनोट्स द थीटा, दिस डिनोट्स द प्लेन एंगल, और जो कि यहाँ पे रेडियन में आएगा। अब ध्यान याद देना है कि एक रेडियन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द एक रेडियन? एक रेडियन आप कब बोलोगे? तो हम अगर कहें कि भाई अगर मैं L की वैल्यू R के बराबर कर दूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? थीटा का वैल्यू R डिवाइड बटा R हो जाएगा, R से R क्या हो जाएगा? कटेगा, तो थीटा बिकम 1 रेडियन। इसका मतलब एक रेडियन की जो वैल्यू है वो तब प्राप्त होती है जब आप क्या करते हो कि एक रेडियस के बराबर आर्क आप खींच लेते हो, और रेडियस के बराबर आर्क खींच लेते हो, तो जितना वैल्यू आता है यहाँ पे इंक्लाइनेशन का, दैट इंक्लाइनेशन इज नोन एज 1 रेडियन। तो ये कहलाता है
1 रेडियन, ठीक है। तो दिस बिकम 1 रेडियन, यहाँ पे दिखाया भी गया है कि देखिए आर यहाँ पे रेडियस है और इतना ही लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक आर ही लिया है, और इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1 रेडियन, तो दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। तो ये 1 रेडियन है, दिस इज द मेजर ऑफ द प्लेन एंगल। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन, दिस इज द सॉलिड एंगल। इसका है सॉलिड एंगल का है। तो सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, इसको हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, दिस इज द ओमेगा ओम, तो ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। अब ये क्या होता है सॉलिड एंगल, तो कहा जाता है कि देखिए प्लेन एंगल क्या होता है कि प्लेन में बनाता है एंगल, लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है कि 3D एंगल होता है। ये किसी प्लेन में नहीं बनता, ये दो या दो से अधिक प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे बनेगा, या 3D स्पेस में बनेगा ये, और ये किसी सरफेस के जरिए बनेगा। बात समझ में आ रही है? कोई अगर सतह है और उस सतह के जरिए अगर किसी पॉइंट पे एंगल बन रही है तो दैट इज यहाँ पे जो है वो प्लेन एंगल कहलाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्या कहलाएगी, वो सॉलिड एंगल कहलाएगी, वो सॉलिड एंगल कहलाएगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें थोड़ा देर के लिए कि ये क्या है, एक एरिया है सर्कल वाला, और इस एरिया सर्कल वाले एरिया से इस बिंदु पे अगर कोई एंगल बन रहा है जो कि कोन लाइक स्ट्रक्चर में बन रहा है, कैसा बन रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बर्थडे टोपी जो होता है ना, तो बर्थडे टोपी जो होता है, टोपी के जो एज होता है उस ऊपर की तरफ में जो कोन शेप में, वो वहां पे अगर ध्यान से अगर आप देखें, ठीक है, उस पॉइंट पे तो कोन टाइप का एंगल बन रहा होगा, और उस कोन टाइप का एंगल को आप क्या बोल रहे होगा, दैट इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल वैसा ही बनता है। अब किसी भी सॉलिड के द्वारा एंगल बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि इस पेन के द्वारा किसी पॉइंट पे एंगल बनाना हो, ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, पेन जो दिख रहा है, इसका अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि इसके सभी सरफेस से हम एक स्ट्रिंग निकालेंगे, और स्ट्रिंग निकाल के जिस पॉइंट पे एंगल बनाना होगा उस पॉइंट पर लेकर चले जाएंगे, वहां एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस कोन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, दैट इज द सॉलिड एंगल। जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ये सपोर्टेड मेरे पास किताब है, बुक है, और ये सॉलिड एंगल बना रहा है किसी बिंदु पे, सपोर्टेड ऊपर या किसी भी पॉइंट पे, तो वो कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस बुक के चारों तरफ से मैं एक इसमें स्ट्रिंग चिपकाऊंगा, और उन सभी स्ट्रिंग को एक साथ यहाँ पे बांध के कनेक्ट कर दूंगा जिस बिंदु पे हमें ले जानी है। बीच में आप देखेंगे कि वो स्ट्रिंग जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके का जो है वो शेप जनरेट करेगा, जहाँ पे वो मिलेगा, और वहाँ जो शेप जनरेट हो रहा होगा दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल। अरे सिंपल अगर हम बात कर रहे हो तराजू का, जो घरों में यूज होता है, तो तराजू का जो पलड़ा होता है उसमें 3 रस्सी लगे हुए रहते हैं, तीनों रस्सी जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वहां पर देखना ऐसे करके वो कोन जनरेट कर रहा होता है। अब वो जो उस पॉइंट पे कोन जनरेट कर रहा है दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल, दिस इज नोन एज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इतना सारा एग्जांपल दिया कि सॉलिड एंगल आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा सॉलिड एंगल बनता कहाँ है, किस जगह पे सॉलिड एंगल दिखाई देता है। घरों में अगर कॉर्नर की बात कर रहे हो तो वहाँ सॉलिड एंगल ही जनरेट हो रहा है, बिकॉज 3 दीवार आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके उस पॉइंट पे एंगल बनाते हैं, तो दिस इज द सॉलिड एंगल। अगर तीनों का इंटरसेक्शन में एक जगह देखूं, ठीक है, तो वो सॉलिड एंगल होगा। प्लेन एंगल जो होता है वो प्लेन पे बनता है, बात ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर जो बन रहा है एंगल दिस इज ओमेगा। अब कह रहा है कि एक स्टेरेडियन कब कहलाएगा। अब ये जो ओमेगा होता है, जैसे हमने देखा पिछले वाले में प्लेन एंगल में कि जो थीटा होता है वो L/R होता है, यहाँ जो ओमेगा होता है वो एरिया डिवाइडेड बटा R स्क्वायर होता है। मतलब जो सरफेस है यहाँ का, उस सरफेस का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मेन डिस्टेंस, दिस इज द R, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो दिस गिव्स द प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ये हमारा सॉलिड एंगल देगा। अब इस आधार पे अगर मैं ये कहूँ कि सपोर्टेड की एरिया जो है ना वो एरिया R स्क्वायर के बराबर हो जाए, ठीक है, कि एरिया क्या हो जाए, R स्क्वायर के बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मेन डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर हम अगर एरिया ले लें तो इस पॉइंट पे जितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा उस सॉलिड एंगल को बोलेंगे एक स्टेरेडियन। कब बोलेंगे, जब ए की वैल्यू R स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बटा R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स 1 स्टेरेडियन। तो दिस इज 1 स्टेरेडियन। तो ये 1 स्टेरेडियन एंगल है। तो 1 स्टेरेडियन तब बनता है जब आप सतह का जो एरिया है वो R स्क्वायर के बराबर ले रहे हो, मतलब जितना डिस्टेंस पे पॉइंट है सतह के परपेंडिकुलर, उस सतह को उतना ही आप एरिया वाइज ले रहे हो, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर करके। तो डेट गिव्स द 1 स्टेरेडियन एंगल, वो 1 स्टेरेडियन एंगल देता है। हम लोग आगे चलते हैं रूल्स फॉर द राइटिंग एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट लिखने के कुछ रूल्स हैं, इस बेसिक रूल को हमें समझना होगा
एसआई यूनिट को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे गलतियां एसआई यूनिट को लिखने में हो जाती है। ये सब बेसिक बातें हैं, एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते चलना है कि एसआई यूनिट को कैसे कैसे लिखते हैं। तो कह रहा है ऑल फुल ऑफ नेम ऑफ, एक मिनट, हाँ, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम आफ्टर ए पर्सन। कह रहा है देखिए, अगर किसी भी चीज़ का अगर फुल यूनिट लिखना हो हमें, जैसे फोर्स का हमें यूनिट लिखना हो न्यूटन, तो आप ऐसे नहीं लिखें। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब आप व्यक्ति का नाम लिख दे रहे हैं, आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। अगर व्यक्ति के नाम पर भी है, नेम्ड आफ्टर ए पर्सन, अगर पर्सन के नाम पर भी यूनिट का नाम है, जैसे न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, जूल हो गया, ये सब पर्सन के नाम पे ही है, तो भी आप फुल नाम लिखते समय वहां क्या करोगे, कैपिटल से स्टार्ट करके नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट करा है, जैसे यहाँ एम्पियर का कैपिटल से स्टार्ट करा है, जैसे यहाँ कूलम का कैपिटल से स्टार्ट करा है, तो ये बात आप नहीं लिखोगे, ये बात लिखोगे। दिस इज द राइट। सेकेंड थिंग इज सिंबल्स फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कह रहा है कि ये बहुत बढ़िया बात बोला कि यदि मान लीजिए कोई सिंबल साइंटिस्ट के नाम पर बनाया गया है, जैसे न्यूटन जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो भाई साहब इसके लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होगा। केल्विन जो यूनिट है टेम्परेचर का, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे बनाया गया है, तो दिस इज रिटन इन कैपिटल के। जैसे एम्पियर एक यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे बना है, इसीलिए कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे कूलम एक यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, इसीलिए कैपिटल में लिखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट का नेम जो है, यूनिट का जो सिंबल है, ओके, सिंबल की बात कर रहे हैं, इस सिंबल जो है वो अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। इसके अलावे यदि सिंबल्स आप यूज कर रहे हो यूनिट के जगह पे किसी दूसरे के लिए जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करोगे। जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम, जैसे सेकंड के लिए स्मॉल एस, जैसे किलोग्राम के लिए स्मॉल के जी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, स्मॉल से लिखते हैं, सिर्फ के नहीं लिखते, बिकॉज के हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं एक के लिए कैपिटल के, तो यहाँ से के और जी हम लोग मिला के बनाते हैं, तो दिस इज द के जी। वैसे ही सी डी हम लोग बना के चलते हैं, क्योंकि सी फॉर कूलम हो जाता है कैपिटल सी से, तो इसीलिए यहाँ पर दो नामों को लेकर के चलते हैं, यहाँ पे सी और डी कैंडला के लिए सी डी, के जी के लिए के और जी, के से किलो और जी से ग्राम, सी से कहना, डी से डेला, तो इस तरह से जो है हम लोग सी डी लेके चलते हैं यहाँ सिंबल के तौर पे। तो ऐसे करके सिंबल्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड द सिंबल्स ऑफ यूनिट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत कम बुक में मिलेगा, इसको बहुत अच्छा से आइडेंटिफाई करा गया है और तब यहाँ पे लिखा गया। इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब है, ठीक है। कहा गया कि देखिए, अगर आप कोई नंबर और यूनिट को एक साथ लिख रहे हो, नंबर और यूनिट को एक साथ लिख रहे हो, तो बीच में एक स्पेस लगाना जरूरी है। बीच में क्या लगानी है, वन स्पेस, एक स्पेस क्रिएट करना है। अगर मान लो टाइपिंग हम कर रहे हो, टाइपिंग करते समय वो स्पेस दे देंगे, या लिखते समय हम थोड़ा सा दूर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 kg, जनरली इस बात को बहुत ज़्यादा हम लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, इस बात को समझते भी नहीं है। लिखते समय इस बात का 100% गलती होता है कि 10 kg अगर लिखना हो तो हम लोग एक साथ लपेट के लिख देते हैं, यहाँ पर जरा सा भी नहीं सोचते कि यहाँ पे गैप देना होता है। और यही बोल रहा है कि वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरल एंड द सिंबल्स ऑफ अ यूनिट। यूनिट के लास्ट न्यूमेरल सिंबल्स में आप क्या करो कि एक यूनिट का गैप दो, वहां पे वन स्पेस का गैप देना है और गैप दे करके लिखना है। कोई गैप का साइन नहीं बनाना है, सिर्फ गैप दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मीटर एक साथ, ये गलत है। 5 न्यूटन एक साथ, गलत है। 10 न्यूटन एक साथ, 10 kg एक साथ, गलत है। जैसे ही आप सेपरेट करके लिखते हो, ये चीजें सही हो जाती है। दीज आर द राइट। नेक्स्ट है द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, मतलब 6 मीटर, तो आप इसको 6 मीटर्स नहीं बोल सकते। 14 kg, इसको आप केजीज नहीं लिख सकते। दिस इज द सेकेंड, दिस इज नॉट रिटन इन सेकेंड्स। दिस इज केल्विन, दिस इज नॉट रिटन इन केल्विन्स। तो इस प्रकार से आप इसे नहीं लिख सकते। दिस इज वेरी रॉन्ग, ये रॉन्ग तरीका है और आप इस प्रकार से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। बात समझ में आई। नेक्स्ट चले हम लोग रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को कैसे लिखें। फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। यूनिट्स के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल
नहीं करें। कहा जा रहा है कि एक काम करना है कि जब भी आप यूनिट लिखें तो उसके बाद पहला तो प्लूरल नहीं करना है, दूसरा उसके लास्ट में आप यूनिट नहीं लगा सकते, सॉरी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जैसे न्यूटन के बाद फुल स्टॉप लगा दिए, केजी के बाद फुल स्टॉप लगा दिए, मीटर के बाद फुल स्टॉप लगा दिए, तो दीज आर रॉन्ग वेज। सही क्या है? 7 मीटर, 12 न्यूटन, 25 केजी, दीज आर द राइट स्टेप्स। तो ये फॉर्मेट यूज करना है, हमें यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगानी है, हमें यहाँ प्लूरल नहीं करनी है, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली से ध्यान रखना है। नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट्स। अब ये बहुत ज़्यादा मार्केबल पॉइंट हो गया कि अभी आप कह रहे थे कि सिंबल में यूनिट लगाना थी, दो चीज़ में गैप लगानी है। वो गैप कब लगानी है? जब आप नंबर लिख रहे हो साथ ही साथ यूनिट लिख रहे हो, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, यूनिट लिख रहे हो, उस टाइम पे आप जो है गैप दे के चल रहे हो। लेकिन यदि यूनिट लिखना हो और यूनिट मान लो जूल सेकेंड है, न्यूटन मीटर है, या यहाँ पर वोल्ट एम्पियर है, इस प्रकार से यूनिट है, तो आप यूनिट के बीच में गैप नहीं ला सकते। जैसा कि यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट। ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। जूल सेकंड लिखना है तो ऐसे लिखिए, न्यूटन सेकंड लिखना है तो ऐसे लिखिए एक साथ, न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन मीटर एक साथ लिखे यहाँ पे बिल्कुल मिला करके, वोल्ट एम्पियर, बीच में ज़्यादा दूर बना के ना लिखें, दूरी बना के आप लिखेंगे बीच में तो ये गलत माना जाएगा। और साथ ही साथ वैल्यूज को और यूनिट को थोड़ा सा एक स्पेस का गैपिंग देके लिखें। दिस इज द फंडामेंटल रूल्स फॉर राइटिंग द सिंबल्स। तो ये सब जो है सिंबल्स के लिखने के राइटिंग रूल्स थे, यूनिट को लिखने के राइटिंग रूल्स थे कि किस प्रकार से यूनिट और उनके सिंबल्स को लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड को एक साथ लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, और अगर सिंबल्स में ढेर सारे कैरेक्टर यूज हो रहे हैं तो उस कैरेक्टर को हम किस प्रकार से उनके बीच में स्पेस देते हैं या नहीं देते हैं, इन बातों का हमें यहाँ पे समझ बनी। आगे अगर हम लोग देखें तो एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो एसआई प्रीफिक्सेस क्या है? अभी तक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा, डिराइव्ड क्वांटिटीज को देखा, साथ ही साथ यूनिट के बारे में पढ़ा, और यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे कैसे लिखते हैं, उनमें क्या प्रिकॉशंस हैं, इन सब बातों को ध्यान रखना वो हमने सीखा। अब बारी आती है उस यूनिट की वैल्यू को बढ़ाने की, कि अगर मान लीजिए कि आपको यूनिट की वैल्यू बढ़ाना है, जैसे 10 मीटर है, अब इसकी वैल्यू को बढ़ा देना है या घटा देना है। अब इस वैल्यू को बढ़ाने घटाने के लिए कुछ फैक्टर यूज करते हैं हम लोग, जिसको प्रीफिक्सेस बोलते हैं। दीज आर द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, तो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, उसके वैल्यू को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पर देखें इस टेबल में, तो यहाँ पर जो प्रीफिक्सेस हैं नीचे से ऊपर की तरफ अगर ध्यान से आप देखें तो प्रीफिक्सेस की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे नाम है प्रीफिक्सेस का, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, दीज आर द प्रीफिक्सेस। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है, ये पूरा याद रखना है। चलता कैसे है? तो डेका से शुरू करना है, पावर 1 से, 10 के पावर 1 एक एक बढ़ाना है, पावर 2, पावर 3, अब 3 3 बढ़ाना है। पहले एक बढ़ाना था, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे, 3 के बाद सब 3 पे अल्टरनेट चलना है। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। तो बाकी के जो गैप्स हैं वो 3 3 के हैं। ध्यान देना है कि बाकी के जो गैप्स हैं वो 3 3 के हैं, सब जगह 3 3 ऐड हुआ है, शुरुआत में 1 1 हुआ है। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, दीज आर द नेम ऑफ द प्रीफिक्सेस। और इस प्रीफिक्सेस की वैल्यू है कि अगर मैं कहीं पे लगाऊं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कितना से बढ़ेगी, कितना से मल्टीप्लाई होके बढ़ेगी, ठीक। अगर मैं यहाँ पे सिंबल की बात कर रहा हूँ तो डेका के लिए डीए लिखते हैं, हेक्टो के लिए स्मॉल एच, किलो के लिए स्मॉल के, मेगा के लिए कैपिटल एम, दिस इज द कैपिटल, गीगा के लिए कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल ई, कैपिटल जेड, कैपिटल वाई। तो दीज आर द सिंबल्स जिसको बनाए गए हैं वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पर देखें हम तो ये वैल्यू को घटा रहे हैं थोड़ा सा। अगर इसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूं तो वैल्यू घट रहे हैं। कैसे घट रहे हैं? दिस आर डिक्रीजिंग। यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज इंक्रीज। यहाँ पर वैल्यू जो है डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज ऊपर के साइड में, ठीक है, ऊपर के साइड में वैल्यू जो है, एक मिनट में उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं एरो नीचे बनाना चाहिए, एक मिनट, थोड़ा सा ये गलत हो गया मेरे से, हाँ ध्यान नहीं दिए, मुझे लगा सेम एरो इधर लिखा हुआ है, नहीं, ऊपर से नीचे के साइड में है ये एरो, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना, ऊपर से नीचे में क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, दिस इज डिक्रीजिंग, हाँ ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसको कैसे याद रखना है?
तो इसको ऊपर से नीचे के साइड में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो, एटो, जेप्टो और यक्टो। इसको ऐसे याद रखना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, है ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो, एटो और जेप्टो और यट्टो। ये सारा जो वैल्यूज हैं, डेसी की वैल्यू 10 के पावर -1, डेंसी की वैल्यू 10 के पावर -2, मिली का वैल्यू 10 के पावर -3, माइक्रो का 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9, पिको का 10 के पावर -12, फेमेटो का 10 के पावर -15, यट्टो का 10 के पावर -18 और जेट्टो का 10 के पावर -20 और यट्टो का 10 के पावर -24। तो ये जो वैल्यूज हैं वो ऊपर से नीचे के साइड में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर वैल्यूज जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जो सिंबल्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर ध्यान से अगर हम देखें तो डेसी के लिए स्मॉल डी है, सेंटी के लिए स्मॉल सी है, मिली के लिए स्मॉल एम है, माइक्रो के लिए स्मॉल म्यू है। अगर नैनो की हम बात करें तो नैनो का स्मॉल एन है, पिको के लिए स्मॉल पी है, फेमेटो या इसी को फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज फर्मी, तो दिस इज अ स्मॉल एफ एंड यट्टो का स्मॉल ये है, जेप्टो का स्मॉल जेड है और यट्टो का स्मॉल वाई है। तो these are the prefixes which are used to magnify the value of the units, कि यूनिट्स के वैल्यू को आप मैग्नीफाई करना मतलब बढ़ाना है या उसकी वैल्यू को घटाना है क्वांटिटीज को, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, किलो पास्कल, इस प्रकार से इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कैपेसिटर में या तो वहाँ पर माइक्रोफैराड, मिलीफैराड, इस तरीके से जो है सिंबल्स वहाँ पे यूज होंगे। तो ये सिंबल्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लेना है ताकि हमें इसकी समझ बनी रहे और हम आसानी से इसको जो है जब भी सवाल आए तो उसमें उसको पुट करके और वैल्यू को निकाल सकें। तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब बात है यूज ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल जैसे कि हम लोग देख रहे थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 3 एम्पियर लिखा हुआ है। अब 3 एम्पियर की वैल्यू को हमें इसके फ्रैक्शन में लिखनी है या इसके मैग्नीफाई करके लिखना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ 3000 एम्पियर लिखना है तो ये वैल्यू बड़ा हो गया, तो यहाँ पर 1000 के लिए हम किलो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई सब किलो का मतलब होता है 1000, तो 3 किलो एम्पियर, तो दिस इज नोन एज व्हाट 3 किलो एम्पियर। तो ऐसे करके हम वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि 3 मिली एम्पियर है तो मिली के लिए क्या हम लोग पढ़े थे कि 10 के पावर -3 होता है। 10 के पावर -3 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था मिली के लिए, उससे डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिख लेंगे। वैसे ही अगर सपोज दैट यहाँ माइक्रो का इस्तेमाल किया गया है कि 5 माइक्रो वोल्ट, और माइक्रो वोल्ट को अगर हमें हटानी हो तो माइक्रो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मान लीजिए नैनो सेकेंड है, क्या है, नैनो सेकेंड है, तो नैनो सेकेंड के लिए, नैनो के लिए जो हमने देखा है प्रीफिक्सेस, नैनो के लिए अगर ध्यान से देखें तो नैनो के लिए क्या है 10 के पावर -9, तो 10 के पावर -9 का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर देंगे, 10 के पावर -9 इसको हटा करके। तो इस प्रकार से हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई ऑर्डर में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं प्रीफिक्सेस के जरिए। और प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है वैल्यू को सिंप्लीफाई करता है, एकदम एक तरह से हम कहें उसके वैल्यू जो अगर बड़ा दिखाई दे रहा हो उसको बिल्कुल एकदम छोटा करके एकदम रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा था प्रीफिक्सेस। जैसे अगर मुझे लिखना पड़े तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए मैं 10 के पावर 6 को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया मेगा, तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। तो वैल्यूज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के लिए भी हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिल्कुल कंसाइज हो जाए और कंसाइज होकर के वो एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ के मेजर करने के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इसको हमें समझना जरूरी है कि अब लेंथ को कैसे कैसे मेजर करा जाता है। जैसे अगर कहा जा रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज होता है, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज नहीं होता, बैक्टीरिया खुद पुलिंग है, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया का अगर साइज है वो माइक्रोन में होता है, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं 2 माइक्रोन का, 10 माइक्रोन का, 5 माइक्रोन का, 2.5 माइक्रोन का, ऐसे करके उनका साइज होता है। अब उनकी साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोन मतलब एक माइक्रोमीटर का इस्तेमाल होता है, और माइक्रोमीटर में होता है 10 के पावर -6 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है बैक्टीरिया के साइज मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज कर दिए। जैसे हम नैनोमीटर का अगर इस्तेमाल देखें तो देख लीजिए भाई, मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी होती है। किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूल की साइज के बारे में बात करी जाए तो वो बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर पिकोमीटर तक साइज जाता है उसका, इतना छोटा होता है वो।
अब उस साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है नैनोमीटर का सहारा लेते हैं कि भाई साहब 8 नैनोमीटर का साइज है। आजकल हमारा फिजिक्स जो है वो नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी पे चला गया है। हमारे जो क्रिस्टल्स हैं, हमारे जो 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 भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो मेमोरी का जो एलिमेंट रखा जा रहा है वो नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे रखा जा रहा है। हमारा जो भी मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर जो रैम लगा हुआ है, रोम लगा हुआ है, उसमें जो मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए हैं, मेमोरी ब्लॉक्स की जो डिजाइनिंग है ना, वो एकदम बिल्कुल बेसिक यूनिट पे चला गया, नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे भी जा रहा है। इससे भी आगे बोला गया कि आगे भी एडवांस हो सकता है। इतना छोटे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। दिस इज द 1 मीटर का 10 के पावर 9 पार्ट आपने कर दिया है, और उतने लेंथ पे जाकर के आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि कितना छोटा होगा वो। दिस इज हाउ मच स्मॉल। नेक्स्ट अगर बात करो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट, और भी हम बात करो, जैसे हमें एटम के साइज के बारे में जानना हो, तो एटम के साइज तो और छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो साइज है वो बिल्कुल छोटा है, तो ये साइज तो और छोटा होता है। दिस इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होता है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होती है, तो ये साइज एंगस्ट्रॉम में होती है। वो एंगस्ट्रॉम कुछ इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का साइज न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, या एक इलेक्ट्रॉन की अगर देखें हम लोग एवरेज दूरी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो जनरली एंगस्ट्रॉम में आता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। दिस इज वेरी स्मॉल। इतना ही नहीं, अगर मैं इस न्यूक्लियस की साइज के बारे में बात करूं, दिस इज इन फर्मी 10 के पावर -10 की बात, 10 के पावर -15 की बात हो रही है। तो अगर आप एटम की साइज की बात कर रहे हो, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द एटम, तो आप कह सकते हो कि 10 के पावर -10 मीटर के आसपास होगा एटम का। लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10 के पावर -15 है। और आप देख रहे हो कि एटम कितना खाली खाली सा है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बीच में देखो कितना खाली स्पेस है। इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है कि एटम के अंदर बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। जैसे 10 के पावर -15 मीटर डायमीटर का न्यूक्लियस है अप्रॉक्सीमेट, एंड 10 के पावर -10 मीटर डायमीटर का हमारा एटम है। तो दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ की अगर हम बात कर रहे हो, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है। एक बहुत ही अच्छा यूनिट है जो किसी अर्थ का है ना, सॉरी किसी, हाँ अर्थ का ही, किसी क्या बोलना, अर्थ का सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि अर्थ और सन के बीच के जो मीन डिस्टेंस होता है उसको बतलाने का काम करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 10 के पावर 11 माइनस नहीं 11 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहाँ से है? ये डिस्टेंस है हमारा अर्थ से सन के बीच का, ठीक है। दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन। तो अर्थ और सन के बीच के जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर। आगे हम लोग चलते, अच्छा इसका इस्तेमाल जो है प्लेनेट के डिस्टेंस मेजरमेंट में होता है। एक प्लेनेट के दूसरे प्लेनेट से डिस्टेंस, मार्स का इससे डिस्टेंस, जुपिटर का इससे डिस्टेंस, तो एक प्लेनेट के दूसरे प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट ईयर। इट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस ऑफ लेंथ, लाइट ईयर नॉट द डिस्टेंस ऑफ टाइम। याद रखना, नाम में भले ही लाइट ईयर लगा हुआ है, ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम, बट लाइट ईयर नॉट द मेजरमेंट ऑफ टाइम, इट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब कहा जाता है कि लाइट ईयर कहते किसको है भाई? तो देखो, लाइट ईयर कहा जाता है कि मान लीजिए कि हम लाइट को 1 साल तक ट्रैवल करने के लिए यूनिवर्स में छोड़ दें। हम कहें ठीक है भाई, तुम लाइट के स्पीड से भागो, कितना दिन के लिए भागो? 1 साल तक जो है भागो, 1 साल तक भागो। यूनिवर्स में जितना दूरी ट्रैवल करोगे ना, वो कहलाएगी डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इज नोन एज द लाइट ईयर। उसको हम लोग लाइट ईयर बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर टाइम, 1 ईयर टाइम, 1 ईयर टाइम। अगर 1 साल के टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें थोड़ा सा, 1 ईयर टाइम,
तो स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास, ठीक है, 3 पॉइंट में क्या लिखें, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर में हो जाता है, मान लीजिए 365 दिन। एक दिन में कितना हो जाता है, 24 घंटा। एक घंटा में हो जाता है ना 60 मिनट, और एक मिनट में हो जाता है 60 सेकेंड। अगर मैं इन सभी को गुना करा के कैलकुलेट करूं तो दिस डेटा गिव्स द अप्रॉक्सीमेटली 9.5 गुना 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है 9.5 गुना 10⁻15 मीटर। दिस इज द लार्ज डिस्टेंस, सनी की छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि एक साल तक आप चला रहे हो ना लाइट को, और एक साल तक चलाने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज द लाइट ईयर। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। अच्छा, इससे भी एक बड़ा यूनिट है जिसका नाम है पारसेक। दिस इज द मोस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, पारसेक। ये बहुत बड़ी यूनिट है लार्ज पारसेक लेंथ की। अब ये पारसेक क्या कहलाती है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या तक देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप समझ रहे हो, तो क्या हाँ समझ रहे हैं। किसको बोलते हैं, तो भाई साहब जो अर्थ है और जो हमारे पास सन है, इस सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है मिनिमम वाली, है ना, एवरेज वाली, दैट इज नोन एज 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कह रहे देखो, इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप क्या करो कि यहां से इसको एज ए आर्क मानते हुए, क्या मानते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी लेंथ है, सॉरी बहुत बड़ी लेंथ है, तो इस एंड लेंथ को आप यदि आर्क मान लो ऐसे, तो ये आर्क कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे 1 सेकंड का एंगल बनाता होगा। दिस इज व्हाट, 1 सेकंड। एक ऊपर अगर एक पाई लगाएंगे तो क्या होगा, मिनट, ठीक है, और उस पर अगर मैं 2 को डैश लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 1 डैश का मतलब होता है मिनट और 2 डैश का मतलब होता है सेकंड। तो यहाँ पर 1 सेकंड लग रहा है। अगर किसी बिंदु पे 1 सेकंड का एंगल बनाता हो, तो जहां पे 1 सेकंड का एंगल बनाता हो वो बिंदु से इसकी आर्क लेंथ का जो रेडियस होगा दैट इज नोन एज द पारसेक, वो कहलाएगा पारसेक। फिर से एक बार समझें पारसेक के बारे में। फिर से हमने क्या कहा कि भाई साहब सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाई। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने कहा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप क्या मान लो, आर्क मान लो। इस आर्क मानते हुए इससे इन दोनों पॉइंट से स्पेस में कहीं पर भी, जिस जगह पे स्पेस में, अगर मान लेते हैं कि स्पेस का कोई बिंदु है और स्पेस के किसी बिंदु पर अगर 1 सेकंड का एंगल बने, दिस इज 1 सेकंड, ठीक है। सेंटिजेस्कल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हाँ 1 सेकंड में 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 सेकंड वाली एंगल बना रहे हैं, और अगर 1 सेकंड का एंगल बन रहा है तो इस आर्क की जो रेडियस होगी ना, उस रेडियस को हम लोग कहेंगे पारसेक। लिखा भी है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which an arc of 1 AU subtended an angle of 1 second. It is the largest practical unit of the distance used in astronomy, and 1 parsec is equal to 3.1 गुने 10 के पावर 16। तो ये जो डिस्टेंस कहलाती है दिस इज द 3.1 गुने 10 के पावर 16 मीटर। भाई साहब निकलता कैसे है, तो चूंकि यहाँ पे हमने कहा कि रेडियस निकालना है और यहाँ थीटा बन रहा है 1 सेकंड का, तो थीटा इज इक्वल टू होता है L डिवाइड बटा R, जैसे कि हमने भी बताया है प्लेन एंगल में। तो यहाँ से मैं निकालनी क्या है, R निकालनी है, तो R इज इक्वल टू आप कह सकते हो L डिवाइड बटा थीटा, और L की जो वैल्यू है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो L की वैल्यू आप 1 AU रख लें, और थीटा की जो वैल्यू है 1 सेकेंड रख लें, तो थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड रख लें, और इसको सोल्व करेंगे तो जो रेडियस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 पारसेक आएगा, और दिस 1 पारसेक गिव्स द 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो ये पारसेक कहलाता है। तो लाइट ईयर, पारसेक, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द लेंथ इन विच पारसेक गिव्स द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ। ओके, तो सबसे बड़ा जो यूनिट है लेंथ का वो पारसेक है, और सबसे छोटा जो यूनिट है लेंथ का वो हम 10 के पावर कितना इस्तेमाल किए थे, ये 10 के पावर -24 कुछ करके एक यूनिट हमने इस्तेमाल करा था। थोड़ा सा फिर से मैं दिखा देता हूँ उसे। ये 10 के पावर -24 है ना, इसको योटको बोलते हैं, लेकिन ये तो प्रीफिक्स है, बट जनरली फर्मी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है छोटा लेंथ में। 10 के पावर -15 जो कि चला जाता है किसके साइज तक, न्यूक्लियस के साइज पे चला जाता है। तो हम लोग छोटे
लेंथ जैसे न्यूक्लियस के साइज को मान सकते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस के साइज जो छोटा है, और बड़ा लेंथ के रूप में हम लोग पार्सेक को देख सकते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है, लार्जेस्ट लेंथ। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ यूनिट बनाए हुए हैं, उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एकड़, तो एक एकड़ में कितना होता है भाई, यह एक ब्रिटिश यूनिट है, दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम वाले सिस्टम अभी तक चल रही है, अंग्रेज का ज़माना से अभी भी अगर देखा जाए तो हम लोग ज़मीन का जो मेजरमेंट है एकड़ वाला यूज करते हैं, कितना एकड़ भूमि है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, फिर इसको कट्ठा बिगहा लगी और बहुत सारा चीज़ धुरकी फुरकी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे यूनिट हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ये जो यूनिट है वो ब्रिटिश सिस्टम में है 1 एकड़, और 1 एकड़ बराबर लगभग हो जाता है 4046.8 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द 4046.8 मीटर स्क्वायर। दूसरा है हेक्टेयर, हेक्टेयर भी एरिया का ही यूनिट है, इट इज यूज्ड टू मेजर द लार्ज एरिया, बड़ा एरिया को मेजर करता है। ये एक तरह का फ्रेंच सिस्टम है, और 1 हेक्टेयर में हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, इसका मतलब है कि उसके पास कितना जमीन है, 10,000 मीटर स्क्वायर है, मतलब 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा अगर किसी का प्लॉट है, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा किसी का अगर प्लॉट है, तो वो प्लॉट कितना कहलाएगा, वो प्लॉट 1 हेक्टेयर का कहलाएगा, दिस गिव्स द 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर का प्लॉट कहलाएगा, बिकॉज 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। आगे हम लोग देखें बार्न। बार्न जो है यूज टू मेजर वेरियस स्मॉल एरिया, बहुत छोटे छोटे एरिया को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूक्लियर का एरिया अगर मेजर करना हो, है ना, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल का, तो बार्न का इस्तेमाल करते हैं। देखो कितना छोटा है, 10⁻⁻28 मीटर का स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स, जनरली अगर हम बात करें एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उस एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में उसकी एरिया निकालने के लिए हम लोग बार्न का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास। मास को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या यूनिट्स हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे मास को मेजर करने के लिए एक तो आता है मीट्रिक टन। मीट्रिक टन मतलब 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो। जैसे यहाँ पर रड रखा हुआ है, लोहा एकदम धर के एक पे एक स्टील रखा हुआ है, दिस इज टन, कितना टन इसके वजन है। कार वगैरह का जो, या किसी ट्रक वगैरह का जो वजन होता है वो किस में होता है, टन में होता है ना। इस प्रकार से टन इस्तेमाल होता है, 1 टन में 1000 केजी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्विंटल, तो 1 क्विंटल में होता है 100 किलो भाई। तो जैसे अनाज यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 क्विंटल मान के चलिए, बड़ा बड़ा बोरा है उसमें 1 क्विंटल रखा हुआ है, ऐसे तो 50 केजी हटता है, 50, 55, 60 डिपेंड करता है साइज पे। तो इस प्रकार से ये जो है क्विंटल्स का यूज हो रहा है 100 किलो वाला। नेक्स्ट अगर देख लें हम लोग पाउंड, तो देखो बताए थे पाउंड जो होता है वो लगभग, है ना, आधे केजी के आसपास होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वहाँ पे 0.454 केजी के आसपास ये एक्यूरेट आ रहा है ना। मतलब अगर इसमें 50 ग्राम और ऐड करें तब जा करके ये मतलब आधा केजी के करीब होगा। तो 1 पाउंड जो होता है वो आधे केजी से भी कम होता है, दिस इज इन केजी, 0.454 केजी। अगर 1 पाउंड का केक है, इसका मतलब ये ना समझें कि 1 केजी का केक है। 2 पाउंड मिलाएंगे तब लगभग अप्रोक्सीमेट जाकर के 1 केजी के आसपास जाएगा, है ना। उसमें भी आपको 100 ग्राम के आसपास घट ही जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ ध्यान दें कि पाउंड जो है ब्रिटिश सिस्टम का लेंथ के मास का यूनिट है, और इसका जो वैल्यू होता है 0.454 होता है। जैसे केक, तो बड़े केक हम लोग जनरली खाते हैं, तो बड़े केक भाई इस्तेमाल करते हैं इसी में, है कि नहीं। कितना पाउंड का केक है, 2 पाउंड का है, 1 पाउंड का है, 1.5 पाउंड का है। तो किस भाषा में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है। पाउंड जो है ब्रिटिश सिस्टम है। अब अगला जो है स्लग। स्लग जो है ये भी क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल होता है, और एक स्लग में 14.5 केजी, 14.59 केजी का मास होता है एक स्लग में। अगर एक स्लग क्रॉप है तो वो 14.59 मतलब 14.6 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास में अगर हम लोग ध्यान देते, एक होता है चंद्रशेखर लिमिट। दिस इज द सबसे बड़ा मास का यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट में क्या होता है कि ये बता रहा होता है कि सन का जो मास है, इस सन के मास से भी लगभग 1.5 गुना, मतलब 1.4 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मास बन के आएगा 2.7 गुना 10 के पावर 30 केजी, दिस रिप्रेजेंट्स द
दिस रिप्रेजेंट द चंद्रशेखर लिमिट, और ये संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा मास को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वाइज, कि एक चंद्रशेखर यूनिट के बराबर किसी दूसरे स्टार का मास है। दैट मीन्स कि 2.7 गुना 2.785 गुना 10 के पावर 30 केजी मास है भाई साहब। दिस इज वेरी लार्ज। इट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मास। ये सबसे बड़ा मास का प्रैक्टिकल यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है भाई, इससे बड़ा नहीं होता। इससे हम लोग मैसिव ब्लैक होल्स का मास निकालते हैं। और भी ये जो ब्लैक होल्स है, ब्लैक होल के बारे में बता देते हैं। जैसे ही तारे जो होते हैं जिनमें एनर्जी खत्म हो जाता है यूनिवर्स में, वो जो स्टार होते हैं वो आखिरी में जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं, और उसकी डेंसिटी इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, उसमें से अगर रे भी पास करना चाहे बाहर से तो नहीं पास कर सकता बेचारा, वहीं पे इंटरलॉक हो जाता है, वहीं पे इतना ज़्यादा हाईली डेंस हो जाता है। इसके अंदर कोई भी पार्टिकल इंटर करेगा, सारे के सारे एनर्जी में तब्दील हो जाएंगे, मास पूरा खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, इसके अंदर से निकल ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा हाईली डेंस्ड मटेरियल में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हाईली डेंस्ड। और इस प्रकार के ब्लैक होल्स की मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज इसकी डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि मास बहुत ज़्यादा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है ब्लैक होल्स को, मास को चंद्रशेखर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ब्लैक होल का मास जो है वो 10 के पावर 4 चंद्रशेखर लिमिट है। इसका मतलब आप समझ लें कि चंद्रशेखर लिमिट का भी मल्टीप्लाई कर दे रहा है 10 के पावर 4 से, और वो मास इस ब्लैक होल का है। तो दिस इज टू मच मास, और ये बहुत बड़ी मास का रिप्रेजेंट करता है चंद्रशेखर लिमिट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द मास में, तो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास किसका मास होता है? तो भाई साहब ये एक एटम का मास होता है। कौन सा एटम? तो कार्बन 12 जो है उसका अगर एक एटम ले लें हम कार्बन 12 का, और उसका 12 भाग हम कर दें उस एटम के, और उसके जो मास आएगा दैट रिप्रेजेंट्स द 1 एटम। एटीएम, एटमॉस्फेरिक वन, एक मिनट, इसको बोलते हैं एएमयू। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है 1 एटीएम जो होता है, एएमयू जो होता है, सॉरी एटीएम बोल दे रहे हैं, 1 एएमयू जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये जो है एक कार्बन 12 एटम के, ठीक है, कार्बन के एटम के 12वें भाग को आप करते हो तो मिलता है। और इसी के एएमयू से ही हम जितने भी एलिमेंट पढ़ते हैं उन सभी एलिमेंट का मास कंपेयर करके लिखते हैं, मास नंबर इसी से लिखते हैं, ठीक है। कार्बन 12 है, C12 जो कार्बन के जो 12 आइसोटॉप्स है, उस आइसोटॉप्स के 12वें हिस्सा करने के बाद जो मास आता है उसी सब पे लिखते हैं। अगला एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में अब जो ये मास आता है वो कितना आता है? तो वो मास आता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। और ये जो होता है सबसे छोटा प्रैक्टिकल मेजरिंग मास है, क्योंकि जब सबसे बड़ा हमने चंद्रशेखर लिमिट का बात करा, और सबसे छोटा कौन सा है? ये है स्मॉलेस्ट, ये है एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज AMU, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू द मेजर मास ऑफ द सिंगल एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कह रहा है प्रोटॉन का मास मेजर करना हो, सिंगल एटम का मास मेजर करना हो, इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना हो, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम प्रैक्टिकल यूनिट मेजरिंग द टाइम। टाइम के लिए और भी यूनिट्स हैं, जैसे सोलर डे है, सोलर डे मतलब एक दिन वाला 24 घंटा। साइडेरियल डे है, जैसे 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है, जैसे साइडेरियल डे। सोलर ईयर है, ठीक है, तो ये हो गया। जैसे साइडेरियल डे मतलब एक दिन में टोटल 23 घंटा 56 मिनट ही होता है। जैसे हम लोग 24 घंटा बोलते हैं ना, 24 घंटा नहीं होता, 24 घंटा से स्लाइटली कम होता है, ये एवरेज टाइम है। तो 23 घंटा 56 मिनट ही होता है एक दिन में साइडेरियल अगर हम लोग बात कर रहे हो, ठीक है। ये सोलर डे है, एक दिन में 24 घंटा, वो 24 घंटा टोटल है, ठीक है, दिस इज द सोलर डे। और साइडेरियल डे जो होता है, जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके चलते हैं सन के पोजीशन से, वो जो है 23 घंटा 56 मिनट होता है, ओके। अगला है सोलर ईयर की बात करें तो 365 सोलर डे, जबकि साइडेरियल डे में 366 हो जाता है। वैसे एक लूनर मंथ की अगर बात करें तो 23.3 सोलर डे के बराबर होता है। मतलब चंद्रमा का एक बार रोटेशन जो है ना, वो 27.3 दिन के आसपास होता है। एक सेक जो तो सबसे छोटा यूनिट होता है टाइम का, 10⁻⁻8 सेकेंड, तो ये सेक होता है। अब हम लोग बात करें 7 डायमेंशंस ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज। यहाँ तक हमने बात करा सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में।
उसको अलग अलग यूनिट से कैसे मेजर करते हैं और कौन कौन से यूनिट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, उनको हम लोगों ने देखा। अब आगे बारी आती है डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस की बात करने वाले हैं कि डायमेंशन क्या है और वो किस प्रकार से जो है हम लोग उसको समझते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल क्वांटिटी जितने भी हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बताए थे, उन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज का 7 अलग अलग डायमेंशंस हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डिराइव्ड क्वांटिटी है हमारा, है ना, क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इस डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के इस फॉर्मेट में लिखना क्या कहलाता है, उसका डायमेंशन कहलाता है। तो डायमेंशन एक्चुअल में क्या है कि जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल यूज हुआ है, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाए हो, किस प्रकार से पावर को रेज किए हो, डिवाइड दिए हो, वो सारी बात को जो है ये डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डायमेंशन एक प्रकार का जो है चित्रण है जो ये बताता है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे आपने डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाया, किस आधार पे आपने पावर रखा, डिवीजन करा, रूट लगाया, क्या करा, किस प्रकार से वो चेंज करा कि वो चीज़ें बदल के आई। जैसे लेंथ जो है फंडामेंटल है तो लेंथ के लिए हम एल लिखते हैं। फंडामेंटल का अपना खुद का सिंबल होता है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। मास का जो हो गया कैपिटल एम हो गया। यहाँ पे टाइम की बात करें तो वो टी हो गया। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो वो कैपिटल के हो गया। अगर हम करंट की बात करें तो एम्पियर हो गया। अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे एन हो गया, या लिमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो जे हो गया। तो ये सब फंडामेंटल बनाए गए हैं। अगर टेम्परेचर का कहीं कहीं थीटा भी दिखाई देगा, ठीक है, तो ये अलग अलग जो है सिंबल डायमेंशन के बनाए गए। और इसी सिंबल के जरिए हम लोग जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगे उसे हम कन्वर्ट करेंगे इस क्वांटिटीज़ के अंतर्गत, और उसको जो हम लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उसे हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कह रहा है डायमेंशन है क्या, तो द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसा कि हमने अभी बताया कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कितना पावर दिया गया है ताकि वो डिराइव्ड क्वांटिटी बने, इसको हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स है हमारा, ठीक है। अब फोर्स को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सा लगा है भाई, तो मास लगा है, लेंथ लगा है, टाइम लगा है। मास को अपने क्या करा, एक बार गुना, लेंथ को क्या करा, 2 करा है, और टाइम को क्या करा है, 2 से भाग दिया है। तो इस प्रकार के जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज नोन एज डायमेंशन। इसको आप क्या बोलते हो, डायमेंशन बोलते हो। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द हमारा फोर्स का डायमेंशन है। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगला देखिए हम लोग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी आप क्या जानते हैं, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बटा वॉल्यूम। अच्छा, मास का डेंसिटी, मास का डायमेंशन क्या होगा, तो मास का जो डायमेंशन होगा भाई साहब वो कैपिटल एम हो जाएगा। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आया है ना, तो 3 बार लेंथ हो जाएगा। इस प्रकार से अगर डेंसिटी ऑफ मास देखा जाए, डेंसिटी का अगर डेंसिटी का डायमेंशन देखा जाए तो m डिवाइड बटा L3 हो जाएगा। और यदि मैं इसे एक बार समराइज करूं तो m L पे पावर -3 हो जाएगा। टाइम की डायमेंशन इसमें नहीं होगी, टाइम की डायमेंशन 0 होगा। तो इस प्रकार से जो है डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। और भी हम यहाँ पे एक आध दो क्वांटिटी का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन, किसका देख ले रहे हैं, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी with respect to change in टाइम। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होकर के जो आएगा वैल्यू तो वेलोसिटी ही आएगा, और टाइम में चेंज होकर के जो आएगा टाइम आएगा। मतलब ऊपर वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो आ जाएगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, और नीचे टाइम का डायमेंशन टी ही होता है। और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है एम नहीं, एल टी -1 और डिवाइड बाई टी। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एल टी -2 आ जाएगा। तो एल टी -2 जो है हमारा डायमेंशन हो जाएगा, एल टी -2 जो है हमारा डायमेंशन हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा इसे मैं इरेज करता हूँ, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा एल टी -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो ऐसे करके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन निकाला जाएगा। अब डायमेंशन निकालने के लिए आपको दो बात पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन पता होना चाहिए। दूसरा, जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है उस क्वांटिटी को आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले से आप उसको बेसिक टर्म में रिड्यूस करने आना चाहिए। जब तक ले आप ये काम नहीं करेंगे तब तक ले आप डायमेंशन नहीं लिख सकते, फिर आप फंसोगे डायमेंशन लिखने में। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक बात कर लेता हूँ डायमेंशन का। अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ और लेंथ का यदि मैं डायमेंशन बोला हूँ कि लेंथ का डायमेंशन L होता है, तो लेंथ चाहे किसी भी फॉर्मेट में आ जाए उसका डायमेंशन L ही होगा। जैसे लेंथ रेडियस हो सकता है, लेंथ हाइट हो सकता है, लेंथ किसी का साइड हो सकता है, लेंथ किसी का डायगोनल हो सकता है, लेंथ किसी का पेरीमीटर हो सकता है, लेंथ किसी का सरकमफ्रेंस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? लेंथ किसी का हाइट हो सकता है, हाइट लिख के एल्टीट्यूड हो सकता है। इस प्रकार से लेंथ का अलग अलग मायने हो सकते हैं। लेंथ की मतलब ब्रेथ हो सकता है, लेंथ मतलब थिकनेस हो सकता है। अब बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार से लेंथ अलग अलग टाइप में आ सकता है। अब इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, लेंथ का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना है लेंथ, वो जहां कहीं भी अगर हम लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो जिस क्वांटिटी के लिए भी हम कर रहे हो वहां हम लगा सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर लिखा जा सकता है, अब बिल्कुल लिखा जा सकता है, एकदम बेहिचक लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बात को समझे, उस पर बेहिचक लिख सकते हैं। तो ये सारे हम लोग लिखा जा सकते हैं। तो लेंथ के लिए ऐसा होगा। अगर दूसरा हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मास के लिए बता देते हैं। सपोर्टेड मास का जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है। अब चाहे मास किसी फॉर्मेट में रहे, किलोग्राम में रहे, देखना है ध्यान से, चाहे वो ग्राम में रहे, चाहे वो क्विंटल में रहे, है ना, टन में रहे, या यहाँ पे जो है क्विंटल में रहे, तो डेट मीन्स मास मास है। अब किसी भी टाइप का मास का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल M ही होगा। या और भी छोटे मास हम ले लें, AMU एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट, बड़े यूनिट चंद्रशेखर लिमिट, किसी भी टाइप का मास की मैं बात करूं तो उसका जो डायमेंशन होगा कैपिटल M ही होगा, वो कैपिटल M ही होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से और भी क्वांटिटीज हो सकती है, जैसे लेंथ का मैंने बताया, मास का बताया, हो सकता है टाइम के बारे में हो कि टाइम भी किसी प्रकार से हो सकता है। और उस टाइम के लिए आप कैपिटल T लिख रहे हो तो चाहे टाइम सेकंड में हो, टाइम मिनट में हो, टाइम घंटा में हो, टाइम और भी यूनिट में हो, उन सब का डायमेंशन क्या होगा? T ही होगा। तो हमें इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई साहब चाहे कुछ भी दे दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़नी है। थोड़ा सा मैं स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ तक हमने देख लिया है। हाँ, अब आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। कि मान लीजिए हमको डायमेंशन निकालना है फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमने क्या कहा कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन, ये पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब ये दोनों में नहीं पता रहेंगे तो आप नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए फोर्स पता है, अब फोर्स के बारे में सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आगे हम एक्सटेंड करने में हमें दिक्कत होगा। फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन से आप आगे बढ़ सकते हो, इसकी डायमेंशन लिख सकते हो मास। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा सा मैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे सारे वैल्यू को लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना वेलोसिटी कहलाता है। तो अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशन लिखूं तो थोड़ा सा इसको मैं 1 बाय 1 लिख लेता हूं कि भाई साहब वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, और लेंथ का होता है L और टाइम का होता है T। तो L - 1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब फोर्स का हमें लिखना हो तो फोर्स का हम M मास, तो मास का जो डायमेंशन होगा
वो m हो जाएगा, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो lt माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड बटन नीचे टाइम है तो टाइम का t हो जाएगा, चाहे टाइम कैसे भी है, सब्सट्रैक्शन में आए, एडिशन में आए। तो यहाँ पर एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना, हाँ, एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स है। थोड़ा सा मैं एक बात तो श्योर कर दे रहा हूँ, आई थिंक मैंने कहीं भी फोर्स का डायमेंशन लिखा है वो थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है यहाँ पे, है ना। फोर्स का जो डायमेंशन हमने लिखा है वो यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो एम एल टू टी माइनस सॉरी एम एल टी माइनस टू होगा। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है, एम एल टी माइनस टू होगा, टू नहीं होगा। अगर मैं लिख दिया हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, एम एल टी माइनस टू होगा। अब अगर हम यहाँ पे आए नेक्स्ट, अभी जो हमने निकाला है इस वैल्यू को थोड़ा देखते हैं। तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है डायमेंशन में क्या आ रही है, एम एल टी माइनस टू आ रही है। इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है एम पे, डिपेंड कर रहा है एल पे, और डिपेंड कर रहा है टी माइनस टू पे। तो इस बात पर जो है फोर्स डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें आगे, और भी क्वांटिटीज़ का अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग मान के चल सकते हैं वर्क का निकाल लेते हैं, पावर का निकाल लेते हैं, या मोमेंटम का निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर बराबर क्या होता है, व्हाट इज पावर, है ना, वर्क पर यूनिट टाइम इज द पावर। और मोमेंटम हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इन सभी का हमें फार्मूला पता होना चाहिए पहले, अब फार्मूला वाइज ही तोड़ते जाएंगे। अभी फोर्स का जो हमने डायमेंशन लिखा था वो लिखा है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का हो गया एल, तो दिस बिकम व्हाट, एम एल टू टी माइनस टू। तो एक्चुअल में जो डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू वो किसका होता है, वर्क का होता है। अच्छा, एनर्जी का भी यही होता है। अगर आप एनर्जी का निकालो, किसी भी टाइप का एनर्जी, उसका भी डायमेंशन यही होता है, एम एल टू टी माइनस टू ही होता है। पावर का यदि आप निकालो तो पावर का डायमेंशन डब्ल्यू बटा टी, और वर्क जो है उसका डायमेंशन आया है एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइड कर दो भाई टी से, है ना, डिवाइड कर दो किससे, टी से। वर्क अपॉन टाइम है पावर, तो दिस इज कन्वर्टेड एम एल टू टी माइनस थ्री, ये पावर हो गया। अब अगर हम बात करें मोमेंटम का, तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम एल टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम की डायमेंशन है। इस प्रकार से हम लोग मोमेंटम की डायमेंशन लिखते हैं। तो ये मोमेंटम की डायमेंशन है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब कह रहा यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज कहाँ है भाई, डायमेंशन तो हमने पढ़ लिया, डायमेंशन को थोड़ा निकालना भी सीख लिया कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फार्मूला। अगर हम उस फार्मूला से उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू जो है डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशन का यूज क्यों आन पड़ी, डायमेंशन का यूज आन पड़ा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कोई भी फंडामेंटल कोई भी अगर फिजिकल रिलेशन है वो सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मोशन का इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायमेंशन एनालिसिस को, कि यदि भाई साहब LHS के डायमेंशन सबके बराबर हो जाए तो दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन टू बी ट्रू। ओके, अगला जो है टू कन्वर्ट यूनिट्स। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डायमेंशन का यूज करा जाता है। और तीसरा है फॉर्मूला डेरिवेशन। ये सारा चीज़ जो है इसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो एक ये है और ये है, ये दोनों बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें टू डिराइव द फॉर्मूला इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया बढ़िया नया नया रिलेशन एस्टैब्लिश करा जाता है, नया नया सवाल करा जाता है। तो ये जो टू डिराइव द फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इन तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेक्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं,
कैसे जो है हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते हैं और फार्मूला को डिराइव करते हैं, चलिए वन बाय वन समझते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, पहला मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन दिया है डेल्टा एक्स बराबर वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सही है कि नहीं इसको चेक करना है। जहाँ पर एक्स क्या है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर, चलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही मैं लिख देता हूँ अभी, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब चेंज इन एक्स क्या है वो है, और वी टी है इनिशियल वेलोसिटी है वी आई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है। अब चलते हैं इसको हम लोग समझते हैं, सबसे पहले इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स को समझते हैं, ऑपरेशन को समझते हैं। ऑपरेशन ऑन डायमेंशन है ना, ऑपरेशन का मतलब है आप चीर फाड़ नहीं समझना है, ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन ऑन डायमेंशन का मतलब है जोड़ घटाव गुना भाग। तो कह रहा है यदि मैं किसी डायमेंशन में एल को ऐड करूं तो रिजल्टेंट में एल ही मिलेगा, 2l मत कर देना भाई, एल का मतलब लेंथ है, लेंथ में लेंथ ऐड होगा तो लेंथ मिलेगा। अगर मैं सपोज डेट मास ले लेता और मास में मास को ऐड करता तो क्या मिलता, मास ही मिलता। तीसरा अगर हम बात करो सपोज डेट लेंथ में, अगर लेंथ को मैं घटाऊं तो क्या मिलेगा, लेंथ में ही रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं मास को मास से घटाऊं तो मास में मिलेगा, ठीक। अब बात आती है गुना करने की, कि अगर मैं लेंथ को किसी दूसरे लेंथ से गुना करूं तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर आ जाएगा। अगर मैं लेंथ को किसी दूसरे लेंथ से डिवाइड करूं तो पावर घट जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, दिस इज द ऑपरेशन ऑन डायमेंशन। और भी मैं बता दे रहा हूँ इधर, अब यदि सपोर्टेड मेरे पास एल है, मेरे पास एम है, इस प्रकार से आप गुना कर रहे हो तो रिजल्टेंट में आप कुछ नहीं कर सकते, एक साथ करके इसको लिख दोगे और कुछ नहीं कर सकते इसे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा नोट मेरा कटा है कहीं से, नोट कटा कैसे, वापस आ गया वहीं पे, नीचे से कट गया है, ठीक है। यहाँ से जो है एल और एम एक साथ आ जाएंगे, तो एल और एम एक साथ आ गए तो दिस इज एल एंड एम। तो ऐसे करके आप ऑपरेशन कर सकते हो किसी भी डायमेंशन पे, इस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब यदि कोई क्वांटिटी है वो a प्लस बी बराबर c प्लस डी है, अगर क्वांटिटी ऐसा है तो क्वांटिटी का रूल है कि a की डायमेंशन b की डायमेंशन की बराबर होनी चाहिए, c की डायमेंशन d की डायमेंशन की बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यदि डायमेंशन अलग अलग हुआ तो ये जुटेंगे नहीं, और जुड़ने और घटाने के लिए डायमेंशन एक होना चाहिए। एक मिनट, फिर से हमने वही लिख दिया, जुड़ने और घटाने के लिए डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, डायमेंशन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और यदि दो क्वांटिटी बराबर है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि a बराबर b है, तो दोनों बराबर तब है जब दोनों की डायमेंशन बराबर है कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ 4 kg आटा, 4 kg आटा के बराबर तब होगा ना जब 4 kg में ही चीज होगा। ऐसा थोड़ी है कि 4 kg आटा 4 लीटर कोई और सब्सटेंस या 4 मीटर कोई कपड़ा के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, 4 लीटर बराबर 4 मीटर, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो यूनिट है वो चेंज करेंगे तो क्वांटिटी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि यदि दो क्वांटिटी बराबर हैं, इसका मतलब उनका डायमेंशन भी बराबर है। यदि एक इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो इन दोनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए। अगर घटाव भी रहेगा तो भी ये सही है, और सी और डी के डायमेंशन बराबर होने चाहिए। साथ ही साथ बराबर साइन के दोनों साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। इस आधार पे हम यहाँ पे इस बात को क्या कह सकते हैं कि a की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए b के डायमेंशन से, बराबर होनी चाहिए c के डायमेंशन से, बराबर होनी चाहिए d की डायमेंशन से। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। ये करेक्ट फॉर्मेट है कि यदि इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं फिजिकल रिलेशंस, तो भाई साहब a के डायमेंशन b के डायमेंशन से बराबर, c के डायमेंशन के बराबर और d के डायमेंशन के बराबर होना ही पड़ेगा, तभी आप क्वांटिटी को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वहां पे एज इट इज उसको लिख के छोड़ दोगे, और वो अगर फिजिकल रिलेशन गलत होगा तो गलत आ जाएगा। तो ये हमें समझना होगा सबसे पहली बात। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है इसमें,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या समझिए कि बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे एंगल थीटा जो है उसका डायमेंशन नहीं होता है, दिस इज द डायमेंशनलेस। अब भाई थीटा का वैल्यू होता है L/R, L लेंथ है, R भी लेंथ है, अब दोनों लेंथ कटेंगे तो बचा क्या, डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस में क्या हुआ, L0, M0, T0। तो डायमेंशनलेस का मतलब कभी ये ना समझे कि अगर मान लीजिए हम कह दिए कि कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस का मतलब समझ लिए कि सब जीरो हो गया। सब जीरो क्वांटिटी नहीं हो जाएगा, उस पर पावर जीरो हो जाएगा। जैसे m के पावर जीरो हो जाएगा, l के पावर जीरो हो जाएगा, t के पावर जीरो हो जाएगा, a के पावर जीरो हो जाएगा, ऐसे करके जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसकी पावर जीरो हो जाएगी, ना कि वैल्यू जीरो हो जाएगी। डायमेंशनलेस मीन्स नॉट द वैल्यू जीरो, डायमेंशनलेस मीन्स द क्वांटिटी का पावर जीरो, जो क्वांटिटी आप वहां पर लिख रहे हो फंडामेंटल उसकी पावर जीरो है। तो ये बात हमें 2-3 चीज समझ लेनी है, इसी के आधार पे आप इसको बना पाओगे, समझ पाओगे, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। अब थोड़ा सा मैं इसको चलता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ओके, एक मिनट, इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो है बराबर है और ये सही है। अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो हमने क्या कहा कि यदि a प्लस बी लिखा, सपोज ये a है, ये पार्ट b है, ये पार्ट क्या है, c है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि a की जो डायमेंशन है वो बराबर आने चाहिए b के डायमेंशन से और बराबर आने चाहिए c के डायमेंशन से, ये तीनों बराबर आने चाहिए। चलो देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। a क्या है भाई साहब, a जो है x है, x क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगा, लेंथ के बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं VIT पे। VI जो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाता है LT-1 और T का डायमेंशन हो जाता है T, तो T से T कटा, वैल्यू क्या बना L, दिस इज ऑल्सो बिकम L। अगर मैं थर्ड पे बात करूं 1/2 AT स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, अब इसमें 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। अभी हमने क्या बताया कि यदि कोई कांस्टेंट है, ठीक है, यदि कोई ऐसा बहुत सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं तो कांस्टेंट भी डायमेंशनलेस होते हैं, तो 1/2 डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से हट जाएगा, a जो हो जाएगा उसका हो जाएगा LT-2 और t जो हो जाएगा वो हो जाएगा T2, दिस बिकम L, तो दिस इज ऑल्सो बिकम L। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका भी डायमेंशन L आ रहा है, this part has also dimension L and this part has also dimensions L, so these three are all are equal, so ये तीनों के तीनों इक्वल हैं और तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक हमने बात कर लिया है। अब लेट्स कन्वर्ट द SI यूनिट फॉर द डाइन एंड सीजीएस यूनिट। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट कन्वर्जन में, तो यूनिट कन्वर्जन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे SI सिस्टम में कुछ डेटा दिया हुआ है, उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, सीजीएस यूनिट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हम लोग जो है डायमेंशन का सहारा लेते हैं। जैसे अगर सपोज दैट हम बात कर रहे हो कि 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, अब 1 न्यूटन के फोर्स को हमको किस में चेंज करना है, सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन एसआई सिस्टम में है, अब एसआई सिस्टम को आपको क्या सीजीएस सिस्टम में ले जाना है, तो सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में हम लोग डाइन से लिखते हैं, दिस इज द डाइन। तो कितना डाइन होगा उसकी वैल्यू को बतलाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे डायमेंशन का सहारा लेंगे और डायमेंशन से जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसको बेसिक फंडा को समझते हैं कि आखिर करते कैसे हैं। जैसे एक्चुअल में है क्या कि किसी भी क्वांटिटी को क्या से लिख रहे हो, तो कोई भी क्वांटिटी जो है वो दो चीज़ों से रिप्रेजेंट हो रही है, एक तो उसका वैल्यू है ना, और एक उसकी यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी जो Q है वो उसमें दो चीज़ें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, उसका यूनिट है। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को चेंज कर दे रहे हैं, है ना। तो जैसे हम यूनिट को चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अगर हम बात को यहाँ पे समझें कि क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी थोड़ी बदलेगा, जितना वैल्यू रहेगा उतना ही रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ आप जब यूनिट बदलोगे ना तो यूनिट के अकॉर्डिंग नंबर बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तो वो बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो U जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड विद M है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर यदि मैं M को बढ़ाऊं, यदि मैं मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊं, दिस इज द मैग्नीट्यूड,
और यदि मैं m को बढ़ाऊं, मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊं, तो ऑटोमेटिक यूनिट को छोटा करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं m को घटाऊं, मतलब मैग्नीट्यूड कम होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, यूनिट बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप उल्टा भी कह सकते हो कि भाई साहब m इज इनवर्सली रिलेटेड विद u है। इसका मतलब यह है कि यदि मैं बड़ा यूनिट यूज करूं, जैसे किलोमीटर, तो अगर मैं किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, ठीक, अब इस किलोमीटर को किसमें लिखना है, मीटर में, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू m की छोटी आएगी, मैग्नीट्यूड यहाँ छोटा आएगा। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीट्यूड 1 लिख देते हैं, तो 1 इज वेरी लेस नंबर। यदि मैं किलोमीटर से मीटर में ले जाऊं, तो मैंने क्या करा कि यूनिट को घटा दिया है। यूनिट को क्या कर दिया है, घटा दिया, यूनिट को छोटा कर दिया, यूनिट बिकम लेस। और यूनिट को आप अगर छोटा कर दिए हो, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू बिकम लार्ज, दिस वैल्यू बिकम लार्ज, इसीलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो थोड़ा सा हमें क्या अंडरस्टैंडिंग बना, हमें अंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी सेम रहेंगे, वैल्यू उसका सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू के लिखने का तरीका बदल जाएगा यूनिट वाइज, वो डिफरेंट हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड विल, समराइजिंग मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। जैसे 1 किलोमीटर लिखना और 1000 मीटर लिखना, दोनों एक ही बात है, बस लिखने के तरीका अलग अलग हैं, बट बात सेम है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ठीक है, दोनों क्वांटिटी सेम है, भले ही वो लिखा हुआ है N1U1 के टर्म में और N2U2 के टर्म में, है ना। मैंने क्या करा कि वो दोनों को अलग अलग लिख दिया है। मान लीजिए इसको M1 लिया था, M1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भले ही 2 टर्म में उसको लिख दिया है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म में और मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म में, बट दोनों तो सेम है, डिफरेंट नहीं है, दोनों दोनों के दोनों सेम है। यदि मुझे M2U2 बनानी है, क्या बनानी है, M2U2, तो भाई साहब M1U1 के बराबर ही होगा वो, ऐसा नहीं कि अलग होगा। तो यदि मुझे U2 निकालनी है, तो दिस इज M1 बटा M2U1 ही होगा, ऐसा नहीं कि वो चेंज कर जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक मिनट, U2 नहीं निकालनी था हमें, हमें वैल्यू निकालना है ना, हमें U2 निकालना है। तो अगर मुझे वैल्यू, सॉरी फिर से गलत हो गया, M2 निकालना है वैल्यू, एक मिनट, सपोज डेट थोड़ा सा एरर काम कर, हाँ, तो M2 निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो दिस बिकम M1 डिवाइड बटा M2 U1 बटा U2, ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ डायमेंशन लगाऊं, तो मैं यहाँ कहूँगा कि ऊपर जो डायमेंशन है, दोनों पे अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो यहाँ डायमेंशन ऊपर नीचे लगा दूं, तो मुझे फैक्टर मिल जाएगा कि वैल्यू होगा कितना, ठीक है। डायमेंशन तो वैसे यहाँ भी लगाया जा सकता था M2 और M1 पे। तो M2 की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगा M1 N2 U1। अब अगर मान लीजिए जो भी क्वांटिटी रहेगा, सपोज दैट जो भी यूनिट रहेगी, उस यूनिट का कुछ डायमेंशन रहेगा। जैसे मान लीजिए MLT, जो भी डायमेंशन, इसके पावर कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पे ABC, वो डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि M1 बटा M2 A, L1 बटा L2 B और T1 बटा T2 C, ऐसे करके लिखा जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। और इस प्रकार से आप जो हो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके वैल्यू को लिख सकते हैं। अब कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो हमें 1 न्यूटन को लिखना है डॉट डॉट डाइन में। डाइन को हम जानते हैं कि CGS होता है, और CGS का मतलब होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, केजी ग्राम का इस्तेमाल करते हैं मास मेजर करने के लिए, टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड। तो ये जो है हम लोग फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम कहें कि बताओ, दिस इज द वैल्यू ऑफ M1, दिस इज द वैल्यू ऑफ U1, दिस इज द वैल्यू ऑफ M2, दिस इज द वैल्यू ऑफ U2। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट इज M2, व्हाट इज M2, तो M1 का वैल्यू 1 है, तो 1 लिख दिया यहाँ। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा डायमेंशन ही छोटा m है, सब जगह पे मैग्नीट्यूड के लिए आया है। अगर M1 की वैल्यू हम यहाँ पे देखें, तो M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका यूनिट 1 का जो यूनिट 1 जो न्यूटन में, ये SI सिस्टम में है, SI सिस्टम में मास केजी में होता है, और नीचे क्या होता है, ग्राम में होता है। तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं केजी और नीचे लिख दे रहे हैं ग्राम पे पावर A। अब ये पावर कैसे डिसाइड होगा, तो पावर डिसाइड होगा यूनिट के डायमेंशन से। जैसे यहाँ यूनिट क्या है इसका, भाई साहब फोर्स के लिए है, न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा डायमेंशन अगर देखा जाए, है ना, फोर्स के लिए, तो ऑब्वियस सी बात इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। तो M का पावर A हो जाएगा,
मतलब 1 हो जाएगा। इसके बाद L1 बटा L2, L1 हो जाएगा मीटर, नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर जो कि सीजीएस में है। पावर कितना हो जाएगा 1, और टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का देखें तो सेकेंड ही होगा, 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड, तो दिस इज व्हाट, पावर -2। इस प्रकार से जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, 1 ग्राम को केजी में लिखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे, तो m2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 10 के पावर 5। और हमें यहाँ पे एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्ट, कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। दिस इज द 10 के पावर 5 डाइन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, डायमेंशन को यूज़ करते हुए, हम जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं, और चेंज करके वैल्यू को बता रहे हैं कि वैल्यू कितना आया। अब आगे आती है टू डिराइव फार्मूला, कि फार्मूला डेरिवेशन में डायमेंशन कैसे यूज करता है, कि कैसे यूज हो रहा होता है फार्मूला डेरिवेशन में। ठीक है, अब फार्मूला डेरिवेशन में अगर देखा जाए तो हम लोग अगर बात करें फार्मूला डेरिवेशन में, जैसे सपोज एक छोटा सा मैं फार्मूला आप लोग को बता रहा हूँ सेंटीपिटल फोर्स का। सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है mv² बटा r। ठीक है, mv² बटा r जो है ये फार्मूला डिराइव करने का, सॉरी ये फार्मूला है सेंटीपिटल फोर्स का। इसके लिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से डिराइव करते हैं। जैसे सेंटीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, कि ये मान ले सर्कुलर बॉडी कोई रोटेट कर रही है, तो सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा इस फोर्स का नाम है सेंटीपिटल फोर्स। और इस सेंटीपिटल फोर्स अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा है तो इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा mv² बटा r, यदि उसका m मास है। बात समझे, तो m मास का पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है सेंटर के चारों तरफ जिसका रेडियस r है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो इस प्रकार से इतना आता है। अब बात यह कि डिराइव कैसे होगा, चलिए समझते हैं। हम मान लेते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स जो है कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो फैक्टर मास है, वो फैक्टर वेलोसिटी है, ठीक है, वो फैक्टर जो है रेडियस है। मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये कंडीशन है कि सेंटीपिटल फोर्स इन 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। मुझे नहीं पता कैसे कर रहा है, तो पावर a मान लेता हूँ, पावर b मान लेता हूँ, पावर c मान लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इस कांस्टेंट को हटाऊंगा, तो कोई ये प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहाँ कांस्टेंट k आ जाएगा, m पावर a, v पावर b, r पे पावर c। k कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन बोथ साइड लेंगे, तो जैसे ही दोनों साइड डायमेंशन लगाएंगे तो डायमेंशन fc बराबर हो जाएगा डायमेंशन k, और k का डायमेंशन यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको हम हटाते हैं तो k लिखना जरूरी नहीं है। मास का जो डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा, पावर a, v का जो डायमेंशन हो जाएगा LT-1 डायमेंशन b पावर b, और इसका l हो जाएगा डायमेंशन कितना आ जाएगा c। तो इस प्रकार से जो है पावर यहाँ पे लिख दिया गया। अब थोड़ा सा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो MLT-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, और ये वैल्यू आ गया MA/LB T-B, MA/LB T-B, और यहाँ पर LC है तो L ऐड हो जाएगा B प्लस C, अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा 1 मिनट इसको मैं फिर से लिख देता हूँ कि M पे पावर A हो गया, L पे पावर B प्लस C हो गया, और T पे पावर माइनस B हो गया। दिस इज द डायमेंशन। अब दोनों साइड इक्वेट करिए, इक्वेट बोथ साइड। तो A का पावर 1 है, यहाँ देखेंगे इधर 1 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। L पे पावर 1 है तो L पे पावर B प्लस C है, तो B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ B प्लस C 1 हो जाएगा, अभी नहीं पता क्या होगा। अच्छा, B पे पावर यहाँ माइनस B है, और इधर क्या लिखा हुआ है -2, कटेगा तो B का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे B के पावर 2 रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो B के वैल्यू जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस C बिकम 1, तो C का वैल्यू आ जाएगा -1। इसका मतलब ABC का वैल्यू आ गया। आप वहाँ ABC का वैल्यू रख के देख लो कि फार्मूला का डिजाइन क्या बनने वाला है। ये फार्मूला बनने वाला है कांस्टेंट इनटू मास पे पावर A का वैल्यू हो जाता है 1, V का पावर B है, B का वैल्यू हो गया 2, और R के पावर -1, तो R जाएगा नीचे भाग में चला जाएगा,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू kmv² आ गया। यदि मैं इस कांस्टेंट का वैल्यू को 1 एलिमिनेट कर दूं तो ये वैल्यू जो है लगभग mv²/r पे आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो mv²/r हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायमेंशनल एनालिसिस करके आप बता सकते हो कि पार्टिकुलर इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, पार्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू डिराइव होने के बाद क्या आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऐसा लग रहा है कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेरिवेशन करने में, बहुत सारे क्वांटिटी के। इसका बहुत सारे लिमिटेशन भी है, ये सब जगह होल्ड नहीं करता, सब जगह नहीं हम लोग निकाल सकते इसकी वैल्यू को, बहुत जगह पे फेल हो जाता है। बट हम लोग कहाँ निकालेंगे, कहाँ फेल होता है, ये बात भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा अभी हम देख लें कि कहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो अब आगे की जो कहानी है वो मेजरमेंट वाली है। यहाँ तक हमने डायमेंशन को कर लिया है और डायमेंशन के जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमने कर लिए हैं। इससे रिलेटेड हम सवाल जो है वो देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। और इसके बाद आगे जो है मेजरमेंट का टूल्स स्टार्ट होगा कि हम लोग मेजर करेंगे तो कैसे कैसे मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो वो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे मेजरमेंट वाला। आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज तक जो है हम लोगों ने क्या करा कि पूरा यूनिट को समझा है, फिजिकल क्वांटिटी को समझा है और साथ ही साथ डायमेंशन लिखने के लिए समझा है कि डायमेंशन लिखा कैसे जाता है। और आपके बुक में जितना भी सवाल दिया होगा डायमेंशन वाला, उसको लिख करके सीख लेना है कि किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं डायमेंशन, ताकि क्वांटिटीज़ के बारे में आप नॉलेज हो जाए कि कितने क्वांटिटीज़ हमें फिजिक्स में होते हैं। और भी नए नए क्वांटिटी जो हम लोग देखेंगे सवाल के अंतर्गत, वो हम लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से आ रहे हैं। तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग इस बात को कंटिन्यू करेंगे आगे, डायमेंशन का कुछ सवाल से स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो है लिस्ट काउंट, मेजरमेंट कैसे करते हैं, प्रेसिजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, और छोटे छोटे जो जैसे कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, राउंडिंग ऑफ, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब के बारे में बात करेंगे, ये अगले लेक्चर में करेंगे। तो आजकल इतना ही रहने देते हैं, आज लेक्चर भी लगता है लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद।